क्या रियलिटी है ब्रॉथल की? जगह एक 3x6 के बेड की है, पर्दे लगे हैं, उसी में कस्टमर आता है, वहीं पे महिलाओं के साथ रिश्ते बनाते हैं। 100 रुपया एक महिला कमा रही है कस्टमर से, तो उस महिला को 20 से 25 रुपए मिलते हैं। इन ब्रॉथल्स में लाने के बाद 4 साल तक लगातार उनको ड्रग्स दिए जाते हैं। बराबर दिन भर में 10, 20, 25, 50 जैसे कस्टमर आते हैं, उस कस्टमर के साथ उसको रिश्ते बनाने हैं। अगर वो महिला उसके साथ नहीं तो उसको मारा पीटा जाता है, उसको अलग तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ट्रैफिकिंग कैसे होती है फीमेल की? जीबी रोड पे जो महिलाएं हैं, इनकी पहली एंट्री फोर्स्ड एंट्री होती है। शादी का बहाना करके लेके आके बेच दिया किसी ने, या उठा के ले आए बेच दिया, और इसमें बहुत बड़ा रेवेन्यू इन्वॉल्व है। सरकार के नाक के नीचे सब चीजें चल रही हैं। बेच दिया जाता है उनको, और एक बार नहीं कई बार लाइफ में बिकती हैं। एक बड़ा ले आया, दूसरे को बेचा, दूसरा ले जाकर तीसरे को बेचा, चौथे, तो बिकते बिकते इतना कर्ज हो जाता है उनके ऊपर कि वो निकल नहीं पाते हैं। लड़की को जो स्टेजेस पे बेचते हैं, ऐसा क्यों सर? अगर एक लोकेशन पे रखेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो इसलिए अड्डे बदलते रहते हैं। आज यहाँ है, कल दूसरे जगह, तीसरे जगह बेचते हैं, और ये इनकम का सोर्स भी होता है। क्या सर इस ट्रैफिकिंग को रोका जा सकता है? नमस्ते, वेलकम बैक टू सोशल बातचीत। आई एम योर होस्ट वैदेही, और आज की बातचीत थोड़ी सी अलग होने वाली है, थोड़ी सीरियस भी होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले उन टॉपिक्स के बारे में जो शायद हम सुनकर इग्नोर कर देते हैं। स्पिड सोसाइटी, आपने नाम तो सुना ही होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले 22 साल से लगातार काम कर रही है। उन बच्चों के साथ काम कर रही है जो कभी ट्रैफिकिंग का शिकार हुए हैं, और उन लोगों के साथ जिनके बारे में हम अक्सर बात ही नहीं करते। आज मेरे साथ है मिस्टर अवधेश यादव, फाउंडर ऑफ स्पिड सोसाइटी। सर, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने स्पिड की शुरुआत करी, स्पिड क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? थैंक यू वैदेही जी, एक तो मौका देने के लिए कि स्पिड को हमें मौका दिया है आप लोगों ने अपनी बात रखने के लिए, तो हम इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। स्पिड की शुरुआत 2004 में हुई, और 2004 में तो रजिस्ट्रेशन हुआ, उससे पहले 2003 में हुई। लेकिन इसके पहले का रहा है कि मैं खुद भी इसी सेक्टर से रहा हूं, और इस सेक्टर में काम करते रहा। पढ़ाई लिखाई हमारी हुई प्रोफेशनली इस फील्ड में, बैचलर इन सोशल वर्क एंड मास्टर इन सोशल वर्क, दोनों मैं वाराणसी से किया। मैं वहां से ही पढ़ाई करने के बाद मैं इस फील्ड में आया, और पहली जॉब मैंने नौगढ़ के जंगल में, जिसको नक्सलाइट बेल्ट बोलते हैं, तो चंद्रकांता सीरियल में नौगढ़, विजयगढ़, चुनारगढ़ ये सब आता है। तो नौगढ़ हमने जॉब किया था, काम किया, वहां पे नक्सली बेल्ट के साथ काम किया, और अच्छा लगा। अब तब भी लोग क्या काम करते थे आप वहाँ पे? हम बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम हम लोगों ने शुरू किया। तो MSW करने के बाद 98 में मेरा MSW हुआ, मास्टर इन सोशल वर्क। फिर मैं वहाँ पे काम किया, जॉब किया, और उस जॉब के दौरान मैं जो बच्चे रूरल एरिया में या जंगलों में थे नक्सल बेल्ट के, उन बच्चों के एजुकेशन से हम लोग कनेक्ट करने का काम करते थे, पढ़ाना लिखाना, स्कूलों के साथ कनेक्ट करना, मेन स्ट्रीमिंग कराना। तो वहाँ पे हमने ये काम किया। वहाँ के जो पेरेंट्स थे वो सपोर्ट करते थे आप? बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे, और हम लोगों को मुझे लगता है कि बड़ा मानते थे। और मेरी अब तक की लाइफ में मेरे को खाने पीने के लिए बड़ी अच्छे वहाँ पे मिलते थे, क्योंकि हमारी दोस्ती रिश्ते अच्छे बने थे, लोगों के साथ काम करते थे। हमारा काम तो शिक्षा से जोड़ना था। अगर कुछ भटके हुए हैं तो हम उनको कैसे शिक्षित करें, एजुकेशन पाएं, और एजुकेशन के बाद वो जॉब पाएं। तो जब आगे बढ़ेंगे बच्चे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो हम लोगों का मानना है कि उनको एजुकेशन से जब कनेक्ट करें तो अच्छा बुरा समझने लगते हैं कि क्या हमारे को कानूनी रूप से सही है, कानूनी रूप से सही नहीं है, और संविधान में क्या दिया है, सरकार ने क्या किया है, तो उस सब चीजों को समझते हैं। और हम लोग उसी को देखते हुए वहाँ पे पढ़ाई लिखाई शुरू करे थे। और वहाँ से काम करने के बाद मैं दिल्ली आया, और दिल्ली में काम करता रहा कुछ NGO के साथ, और फोर्सेस नेटवर्क रहा उसके साथ। कितने टाइम आपने वहाँ पे काम किया? वहाँ तो ज्यादा दिन नहीं, 6 महीने ही काम किया। 6 महीने काम किया था, लेकिन वो 6 महीने के दौरान मैं चंदौली जिले का रहने वाला भी हूँ। वाराणसी का ही पार्ट पहले चंदौली था, अभी नया जिला हो गया है, लेकिन बनारस से पढ़ाई किया और फिर मैं वहाँ पे काम किया था। तो 6 महीने किया, उसके बाद 99 में हम जून जुलाई में आ गए दिल्ली, और दिल्ली में मैं काम करता रहा दूसरी NGO के साथ। और इसी दौरान हम लोग कुछ दोस्त यार मिलते थे,
थे, बैठते थे, और जेएनयू में आना जाना था, हमारे जानने वाले दोस्त थे। फिर प्लान हुआ कि दिल्ली में बड़े अच्छी एनजीओ काम करती थी, और मैं उस समय देखता था तो बनारस में कम एनजीओ थे और इस तरह के लेवल पे काम नहीं करते थे। तो हम लोगों को देख के लगा कि नहीं यार, जहाँ जरूरत है वहाँ पे कम एनजीओ हैं, दिल्ली जैसे शहर में ज़्यादा एनजीओ हैं, और दिल्ली में हर सुविधाएं मिल रही हैं, तो हम लोग क्यों ना उस बेल्ट में काम करें। और सोच यही थी कि हम लोग यूपी के ग्रामीण इलाके में काम करेंगे। बेसिकली मैं जहाँ से हूँ, तो मुझे लगता था कि हम क्यों ना अपने एरिया जहाँ से जन्मभूमि रही है उस एरिया के लिए कुछ काम। तो ये MSW और BSW आपने कहा ना, बैचलर ऑफ सोशल वर्क एंड मास्टर इन सोशल वर्क। यस। तो ये क्यों? हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो हमें अलग से प्रोफेशनल डिग्री का समझ में आया। हम लोग देखे कि और बच्चों में और इसमें थोड़ा अलग बच्चों में अंतर था, पढ़ाई लिखाई का अलग था, और नया नया हम लोगों को समझ में आ रहा था, और जॉब भी मिल रही थी। फिर इस बात इंटरेस्ट था कि हम लोग एक दूसरे की मदद करना, काम करना, और वो करते करते एक प्रोफेशनलिज्म में हो गया। तो हम लोगों को, मुझे लगा बेसिकली कि क्यों ना हम पढ़ाई के साथ साथ लोगों का सपोर्ट और जॉब के साथ साथ लोगों के लिए भलाई का काम आप कर पाते हैं, तो वो एक अलग संतुष्टि मिलती है। तो उसको देखते हुए हमने ये कोर्स किया था। कोर्स के बाद हमने जॉब किया, और जॉब करते करते ही दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और जिसके तहत हम काम करें। तो स्पीड का पूरा नाम सोसाइटी फॉर पार्टिसिपेटरी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, SPID। हम लोग स्पीड बोलते हैं शॉर्ट में। तो हम लोगों का मकसद भी उस समय था कि इसका जैसा नाम है पार्टिसिपेटरी एंड इंटीग्रेटेड, तो हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोगों का काम करने का प्लान बना। तो हमारा मानना है कि परिवार अगर एक इकाई है तो उस परिवार में शिक्षा की भी जरूरत है, स्वास्थ्य की भी जरूरत है, आजीविका की भी जरूरत है, कि लाइवलीहुड का भी मिलना जरूरी है, स्किल्स की भी जरूरत है, तभी ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और उसी सोच के साथ हम लोगों ने, जो दोस्त लोग थे, मिलके हमने संस्था को बनाया था। कितने दोस्त लोगों ने उस समय? तो हम लोगों ने करीब 15 लोगों के साथ डिस्कशन हुआ, लेकिन हम 9 लोग गवर्निंग बोर्ड के वो उसमें आए, रेडी हुए 9 लोग कि नहीं हम इकट्ठा होंगे और हम साथ देने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग विदेश चले गए, कोई कहीं चला गया, तो अपने अपने जॉब में चले गए, कोई फोर्स में चला गया, पुलिस में है। अभी हमारे 1-2 दोस्त वेस्ट बंगाल में SSP वगैरह टाइप से भी हो गए, और भी कई जगह लोग हैं। तो हमारे जानने वाले कई अलग अलग गए, तो मिल के उसी समय हम लोगों ने डिसाइड किया और इसकी शुरुआत किया था। तो 2003 में हमने अप्लाई किया, और 20 फरवरी 2004 को हमें इसका सर्टिफिकेट मिला। हम मान के चलते हैं कि 20 फरवरी 2004 को फाउंडेशन डे स्पीड का होता है। इस साल 22 साल पूरे हो गए हमारे, तो 22 साल पूरे हो गए। सक्सेसफुल रहे हैं, अच्छे काम किए हैं, ये खुशी होती है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट चूंकि इसी फील्ड में था और हम इसमें काम करने लगे, एजुकेशन में, और इस बार सोशल वर्क की फील्ड में ही था। एनजीओ सेक्टर में मैं जॉब कर रहा था पढ़ाई के बाद से, तो इंटरेस्ट रहा, लोगों को वो किया, तो हम फुल टाइम देने लगे इसको। और मेरा उसी के बाद 2008-9 में हमने शुरुआत किया, और उस शुरुआत में हमने सावदा घेवड़ा, एक जगह है बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग किया जरी जरदोजी का। तो वो लाइवलीहुड को प्रमोट करने के लिए काम शुरू हुआ। वहाँ पे CWG के कॉमनवेल्थ गेम के समय में झुग्गियाँ, और जो यमुना पुस्ता की झुग्गियाँ, लक्ष्मी नगर और अलग अलग रघुवीर नगर, एयरपोर्ट, बहुत अलग अलग इलाकों की झुग्गियों को तोड़ के वहाँ बसाया गया, जहाँ खेतों के बीच में था, बच्चों के पढ़ने के लिए जगह नहीं थी, पानी की जगह नहीं थी, शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने तो उठा के वहाँ फेंक दिया, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में विदेशी लोग आने वाले थे, उन विदेशियों के साथ जहाँ पे उन्हें रखा गया, तो वहाँ पे उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। केवल प्लाट उनको 18 मीटर 24 मीटर 20 मीटर के प्लाट्स दे दिए गए थे। मिट्टी धूल उड़ती थी, पक्की सड़क भी नहीं थी, तो वैसे इलाके थे। और महिलाएं 4 बजे भोर में बस से 30-35 किलोमीटर दूर यमुना पार और इधर इलाके में आती थी, और लाइवलीहुड के लिए, क्योंकि वो कोठियों में काम करते थे। यहाँ पे पुरुष वर्ग जो है मछली का दुकान कर रखा था, ये अलग अलग रेडी लगाते थे, अलग अलग चीजों पे काम करते थे। तो दूर जाने के बाद उनके लिए रेडी लाइवलीहुड का इशू आ गया, और वहाँ पे आसपास खेत थे, कोई वो था नहीं, तो पुरुष फिर रहने लगे इधर रेंट पे, महिलाएं बच्चों के साथ वहाँ रहने लगी। तो महिलाएं फ्री थी, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना उनके साथ कुछ काम किया जाए। तब हम लोगों ने जरी जरदोजी, टेलरिंग, हैंड एम्ब्रॉयडरी के कुछ कोर्स शुरू किए, और हमने वहाँ से कुछ प्रोडक्ट बनवाने शुरू किए। उसके अलग अलग जगह स्टॉल लगाना, और उसको लेकर एम्बेसीज में मौके मिलने लगे, जब पता चला कि महिलाएं इस तरह से काम कर रही हैं। और वो महिलाएं चूँकि 4 बजे 5 बजे भोर में बसों से आती थी दूर, और फिर शाम को जाती थी, तो बच्चों की देखभाल के लिए नहीं कोई था,
था, तो इस तरह की चीज़ें थी। तो हमारा मानना था कि महिलाएं वहीं पे रहें, तो हम लोग कुछ कोशिश किए और वो प्रयास दिल्ली में पहली शुरुआत थी हम लोगों की। और उसी दौरान में हमारी एक शुरुआत जीबी रोड पे हुई। जीबी रोड पे इससे पहले ललिता जी हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं और वो 88-89 में काम को शुरू किया था। समहाउ वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती थी और लेकिन 2008 में किसी भी तरह से अलग हुए लोग और उस काम को ब्रेक मिला, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं था। और फिर हम लोग चूंकि एक नेटवर्क में थे और मैं नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ था, फोर्सेज नेटवर्क का पार्ट था मैं, और 14 साल मैं वहाँ पे रहा हूँ, तो 12-13 स्टेट में मैं एनजीओज के साथ कोऑर्डिनेट करता था। तो उसी दौरान हम लोग मिले और बातचीत हुई, धीरे धीरे फिर स्पीड का इन्वॉल्वमेंट हुआ और हम लोग साथ काम करने लगे। तो स्पीड का इन्वॉल्वमेंट 2009 से हुआ और तब से लेके वहाँ पे शुरू के दौर में हम लोग जीबी रोड पे इलाके में 4 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए बच्चों को बैठाना, पढ़ाना, लिखाना, इतना ही एजुकेशन का चलता था। जब आपने कहा कि मूसहर कम्युनिटी की बात करी, तो उस कम्युनिटी के लिए खाली आपने एजुकेशन वाला मतलब एजुकेशन आपने स्टार्ट किया, बच्चों को पढ़ाना, तो वहाँ पे क्या डिफिकल्टीज आई आपको? क्या उनके माँ बाप राजी थे कि हाँ हमारे बच्चों को पढ़ाओ? क्योंकि जहाँ तक मैंने उस पूरे डॉक्यूमेंट्री में देखा है, तो लोगों ने खुद ही बताया कि हमसे कोई बात नहीं करता है, हमें अछूत समझा जाता है। तो क्या दिक्कतें आई, कैसे आपने कन्विंस किया? क्या आपकी फैमिली ने नहीं रोका आपको वहाँ पे जाने के लिए? दिक्कतें तो हर काम में आती हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ पे परेशानी नहीं है, लेकिन अगर जब आप काम करते हो, जहाँ इच्छा होती है, चाह होती है, तो वो काम को कर लेते हैं और हम लोगों ने किया। फैमिली से मेरे कोई रोक टोक नहीं हुआ, चूंकि हम इसी फील्ड में पढ़ाई किए थे और हम यहाँ काम करते थे। तो बल्कि मेरे पिताजी तो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो बड़ा खुश हुए कि मेरा बेटा इस तरह के लोगों के साथ सपोर्ट कर रहा है। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई और चूंकि हम लोगों के घर से गांव से ज्यादा दूरी पे नहीं था, ब्लॉक एक ही था, तो लोगों को एक विश्वास दिलाने में हम लोग कामयाब रहे कि हम लोग दूर से कहीं से आए नहीं हैं। हम लोग आपके गांव से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे, 7 किलोमीटर की दूरी पे घर है, तो एक तो बेस मिलता है आपको शुरू के दौर में। तो वो हमको बेस मिला और हमारे गाँव में भी मुसहर कमेटी थी जिस गांव से मैं हूँ। शुरू के दौर में उन्होंने बोला हमारे बच्चे जाते हैं तो स्कूलों में बैठने नहीं देते, हमारे बच्चों के साथ भेदभाव होता है। स्वाभाविक है, वो बात आपने जो बोला वो सही है। लेकिन ये है कि उनको हम लोगों ने मोटिवेट किया और स्कूलों में जहाँ भेदभाव हो रहा था हम लोग उनसे बात करने की कोशिश किए, हमारी टीम और हम लोग टीचर्स के साथ बात की। हमने कहा कि अगर इस तरह की बात है तो आप तो संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, कानून के खिलाफ जा रहे हो, और टीचर हो कि अगर आप इस तरह की बात करोगे तो ठीक नहीं है। तो वो सब अलग तरह की काउंसलिंग बातचीत हुई और धीरे धीरे वो लोग बोलने लगे कि पढ़ते नहीं है बच्चे। हमने कहा हम लोग मदद करेंगे पढ़ने में, अगर नहीं टीचर्स बोलते हैं, टीचर्स बोल रहे थे उस समय जो लोग। और हमारी टीम फिर वहाँ पे सेंटर एक खोला हम लोगों ने उनकी बस्ती में, और वहाँ बस्ती में पढ़ाना, तैयार करना बच्चों को, फिर स्कूल के साथ कनेक्ट करना, ताकि उसमें जब बच्चा जाए तो एकदम कमजोर ना रहे। अगर वहाँ कमजोर है तो हम उसको कैसे ट्यूशन के रूप में पढ़ा पाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन का मतलब हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ही उनको पढ़ाते थे, बच्चों से पैसे नहीं लेते हैं न तब। तो जिन बच्चों को आप पढ़ाते थे तो उसमें लड़कियां ज्यादा होती थी या लड़के? दोनों होते थे, लड़कियां ज्यादा होती थी क्योंकि हाँ, लड़के थोड़े काम में भी चले जाते थे, खेतों में दूर दूर चले जाते थे, लेकिन लड़कियां लड़के दोनों थे, लड़कियां ज्यादा थी उस समय वहाँ पे। बाकी संभव हम लोगों को लंबा नहीं हम लोग कर पाए क्योंकि बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के कुछ नहीं हो पाता। कोई ऐसी बात याद है जिससे आपको लगता है कि आज भी याद करते तो आपको बड़ा दुख होता है? ऐसा कोई मोमेंट है वहाँ पे? तो अपने गांव में तो हम लोगों ने इस तरह का नहीं, हम लोग तो बैठते थे, जाना बैठना उठना था मसहर कमेटी के साथ। लेकिन यह है कि यही जब हम लोग दूसरे जगह देखे तो भेदभाव वाला बहुत बड़े लेवल पे रहा। कई जगह हरिजन बस्ती में भी नहीं रहा लोगों का, जबकि हरिजन थोड़े उनसे अच्छे उस पे हैं, ये लोगों का मानना है। लेकिन ये कि हम लोगों का तो सभी के साथ रिश्ते थे और आज भी हैं। हम लोग तो जाते हैं और हम लोग तो ऐसी कमेटी में जाते हैं, खाते पीते हैं, बैठते हैं जहाँ पे लोग जाना भी नहीं चाहते, नाम भी नहीं लेना चाहते। हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। बहुत समय तो हो गया, लेकिन ये डेफिनेटली महिलाएं या पुरुष शुरू में बैठने नहीं दिए, हम लोगों को बात करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे थे। उसको विश्वास दिलाने में हम लोगों को 3-4 महीने लग गए शुरुआत करने के लिए सेंटर। बोले ऐसे ही बाबूजी सब लोग आते हैं और चले जाते हैं, वो करते हैं, फोटो लेंगे चले जाए। हमने कहा हम आपका फोटो नहीं लेंगे, हम आपके साथ बैठने आए, मिलने आए, बात करने आए, और हम पड़ोस के हैं, कहाँ जाएंगे भाग के। ये तो विश्वास रखो कि हम आपके घर के पास वाले हैं, दूर वाले नहीं हैं। तो धीरे धीरे वो हुआ और हमारे जानने वाले दूसरे मुसहर कमेटी के दूसरे गांव के लोग थे, हमने उनको भी विश्वास में लिया। हमने कहा भाई
बात करिए। कैसी होती है उनकी लाइफ? लाइफ बड़ी कठिन है। शहर के लोग तो जाके कभी भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ना बिजली है, ना पानी है की व्यवस्था। कुएं से पानी निकालने का होता था, अभी तो हम इधर भी काफी समय हो गया जा नहीं पाते, क्योंकि काम इतना बढ़ गए कि हम लोग। उसमें उस टाइम पे कैसा था? उस टाइम पे कुएं से ही पानी लेना होता था। कुआं होता है और कुएं से बाल्टी से पानी खींचना। थोड़ी सी दबंग जातियां जो है उनको उस कुएं से पानी भी नहीं खींचने देती थी, तो इस तरह का था। लेकिन यह कि उनके लिए अलग कुआं, अलग पानी, उस तरह की व्यवस्था तो डिफिकल्ट तो थी ही। कानून के रहने के बावजूद भी इस तरह की अभी इस भी तरह का भेदभाव था, और अभी भी बहुत जगह भेदभाव मिलेगा मुझे लगता है। दिल्ली में रह के हम लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन दिल्ली से बाहर जब जाते हैं रूरल एरिया में अभी भी आपको मिलेगा। इवन हरिजन बस्ती में लोग जाने से भागते हैं, खाना नहीं खाते हैं, बैठा के साथ में नहीं खिलाते हैं। बहुत लोगों का साथ हुआ है। लेकिन हाँ, ये मुझे खुशी होती है कि अब जाता हूँ और जो 25 साल पहले था उसमें बहुत बदलाव आया है। अब सब शादी विवाह में भी जाते हैं, खाना पीना भी हो गया, तो मतलब कुछ लेवल तो बढ़ा है। हम 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ लेवल बढ़ा है। लेकिन सर, जैसे आपने बताया कि उस टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम थी, उनके पास बिजली नहीं थी, उनके पास पानी का जो आपने बताया कि सेपरेट उनका एक कुआं होता है जिससे पानी निकालते थे, तो ये सारी जो दिक्कतों का सामना वो शुरुआत से करते आ रहे हैं, वो भी माइनॉरिटीज़। सरकार हमेशा ये बोलती है कि भाई हम काम कर रहे हैं माइनॉरिटी के लिए, हम काम कर रहे हैं इनके लिए। मतलब वो उसी मुद्दे को उठाती हैं जो आई थिंक हमें तो पता ही नहीं होता जी चल क्या रहा है। जी पता, अगर मैंने अभिनव जी की वो वीडियो ना देखी होती तो शायद मैं मूसहर कम्युनिटी के बारे में नहीं जानती, जी बट क्योंकि मुझे वो वीडियो याद थी इसलिए मैं कनेक्ट कर गई जी आपसे। जी। तो सर, ये जो उनकी जो प्रॉब्लम्स है, ये सरकार की कमी है या ये लोग उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते, इस वजह से सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है? ये मैं कहूँगा कि दोनों चीज़ें हैं। सरकार ने तो प्रोविज़न किया है, प्राविधान किया है, लेकिन सरकार के ही लोग जो वहाँ पे हैं, जिनको इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी दी गई है, एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी दी गई है, नियम कानून को सही से नहीं किए और उन तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पाए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए। ऊपर के लेवल पे तो व्यवस्था दी गई है, व्यवस्था बनी है। बाबा साहब ने संविधान में बहुत कुछ दिया है, और जिसको वहाँ पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच रहा है, तो सरकार अपनी चीज़ों को वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रही है, तो ये एक तो कमी मानेंगे ही। लेकिन ये है कि हर जगह सरकार नहीं पहुँच सकती। जो हमारा समाज है, हमारे लोग हैं, उनको भी आगे आना पड़ेगा। हम केवल सरकार के ऊपर हर चीज़ ब्लेम नहीं कर सकते। प्रोविजन प्राविधान किया है, इम्प्लीमेंट जो कर रहे हैं उन्हें देखने की जरूरत है। जो सामाजिक ताना बाना है, जो लोग वहाँ पे हैं, उनको इस बात को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उनको भी आगे बढ़ के इनको सपोर्ट करने की जरूरत है। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब चुनाव आता है, वोट आता है, तो सब लोग पहुँचते हैं, तब तो नहीं देखते हैं वो किस जाति का है, किस धर्म का है। वोट जब खत्म हो जाता है तो फिर वो मुसहर हो गया, हरिजन हो गया, या फिर XYZ जो व्हाटएवर। अगर मूसहर कम्युनिटी की बात करें हम, तो खाली उस कम्युनिटी में से जो जिस बंदे से वो बात कर रहे हैं, तो वो उनके लिए एक बस वो वोट बैंक है। उनसे 2-4 प्रॉमिसेस करके एंड वहां से वो चले जाते। उसके अलावा ना तो उन पर ध्यान दिया जाता है, और ना ही उनको अवेयर किया जाता है कि जो वो कर रहे हैं अपने लिए, जो वो आपने बोला कि वो चूहे को मार के खाते हैं, जबकि ये कहा जाता है कि चूहे के अंदर रेबीज होता है। मतलब उसको मार के खाना, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर भी वो सारी चीजें पनप रही है, तुम अपनी हेल्थ भी बराबर से खराब कर रहे हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस काबिल हैं, जो अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं, अपने आप को हर चीज से अवेयर कर सकते हैं, वही लोग शायद उनको ऊपर नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस कुर्सी पे आज मैं बैठा हूँ, अगर मैंने उसको सामने वाले को यही सेम इन्फॉर्मेशन दे दिया, या मैंने उसको उसके बारे में ही बता दिया, तो शायद मेरी कुर्सी खतरे में है। डेफिनेटली। एक और चीज है कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, नहीं बढ़ने देने का मकसद, अगर वो पढ़ लिख लेगा, नौकरी पा जाएगा, तो उनके खेतों में काम कौन करेगा, उनके घर पे चौकीदारी कौन करेगा, उनके लिए जो जरूरत की चीजें हैं, आज बोल देते हैं फलां ये जरूरत है, आके सफाई कर देना, कौन करेगा? तो वो भी एक लोगों के बीच में जो सोच है, वो है कि आगे बढ़ जाएंगे, जब सब पढ़ लेंगे, सब आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर कहाँ से वो होगा। तो ये मुझे लगता है ये भी एक सोच आगे नहीं बढ़ने दे रही है। कितनी गलत बात है। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे आपके जो गटर होते हैं वो क्लीन होते हैं, आपके वॉशरूम्स क्लीन होते हैं, आपके घर में सफाइयाँ होती हैं, लेकिन जब बात आती है रिस्पेक्ट देने की, या जब बात आती है उनको इक्वालिटी देने की कि ठीक है अपना बराबर का समझो उनको, तब वो बोलते हैं कि ये तो गटर साफ करने वाला है। उनका नाम नहीं लिया जाता सर, बोलते हैं अच्छा वो जो गटर साफ करता है, अरे वो जो हमारे घर पे काम करने आती है वो। मतलब उनका कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। जो वो काम कर रहे हैं, काम से उनकी बस
आइडेंटिटी बनाती है। गटर साफ करने वाले का भी तो सर नाम होगा ना, बिल्कुल नाम होगा। बट उसको बोला क्या जाता है, गटर साफ करने वाला। जी, हमारे यहाँ भी बच्चे हैं और एक बार घटना ऐसी घटी जो आपने बोला, मुझे याद है। दरवाजा नॉक के जो कूड़ा ले जाते हैं, तो मैडम ही थी, ललिता मैडम थी, मुझे याद है, ललिता मैडम सिखाती हैं, बढ़िया करती हैं। उनके सामने बच्चे ने बोला कि कूड़ा वाले भैया है। उन्होंने बोला कि ना, ये कहाँ से बोले, उनका नाम है ना संजय भैया, रवि भैया, जो भी है। और हम लोग बच्चों को यही सिखाया, बेटा कूड़ा तो हम कर रहे हैं ना, वो तो कूड़े को बल्कि ले जा रहे हैं, तो हम बच्चे को परवरिश क्या दे रहे हैं। तो सर जैसे स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, कास्टिज्म को लेकर के पढ़ाया जाता है, तो आपका इस पे क्या थॉट है कि स्कूल में भी हमें बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि जो कास्ट है उसके ऊपर ना ध्यान दे करके हमेशा बराबरी पे ध्यान देना चाहिए, बच्चा स्किलफुल है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि स्कूल में भी हम टीचर्स को ये शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि स्कूल से सबसे पहले कास्टिज्म सीखता है बच्चा। बहुत जरूरी है। स्कूल में जो टीचर हैं हमारे, उन टीचर्स को पहली बात तो ये त्याग देना चाहिए कि कौन किस कम्युनिटी से आ रहा है, और आपके सामने जो बच्चा है तो आपका शिष्य है, तो सभी एक समान है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन उस चीज को लोग नहीं ध्यान देते हैं। अगर जो जिस जाति का है उसको उसी जाति के नाम से कई बार बुलाया जाता है। पहले जब जाति व्यवस्था का मामला अलग था, अब कर्म प्रधानता हो गई है, तो कर्म जो कर रहा है उसके हिसाब से उसको वो होना चाहिए। पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं, सबके इक्वलिटी की बात है। हम इक्वलिटी की बात करते हैं लेकिन देने में भागते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बैठेंगे लेकिन चेयर पे दूसरे को सामने चेयर पे बैठाने से भागते हैं। चारपाई पे बैठेंगे लेकिन उनको चारपाई पे नहीं देंगे। 2006-07 में आपने लखनऊ एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके साथ आपने आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जी इसके ऊपर काम किया, आईडीडी। देन उसके बाद आप फोर्सेज फाउंडेशन है ये, फोर्सेज नेटवर्क है। ओके, फोर्सेज के साथ आपने काम किया। ये कौन सी ईयर में काम किया आपने? वो तब से लेके अभी भी चल रहा है। अभी तक चल रहा है। उनके साथ आपने जो आंगनवाड़ी बच्चे होते हैं, जो 6 साल से नीचे वाले बच्चे होते हैं, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट क्या क्या कवर करते हैं? देखिए, उसमें हम लोग प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं, लेकिन ये है कि सरकार के जो छोटे बच्चों के लिए स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, तो उनकी जानकारी देना। जैसे आंगनवाड़ी वगैरह चल रहे हैं, तो उस समय भी हम लोग आंगनवाड़ियों के स्ट्रेंथनिंग को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर काम करते थे, और आज भी हम उस तरह के काम करते हैं। आंगनवाड़ी में जो कंपोनेंट्स थे कि न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, बच्चों के मेजरमेंट होना चाहिए, बच्चों के मालनरिशमेंट को दूर करने के लिए सरकार ने व्यवस्था दिया है। तो हमारी कोशिश तब भी थी और आज भी कि सरकारी जो स्कीम्स है, योजनाएं हैं, उनका अच्छी प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हो, उस पर तब भी काम करते थे और आज भी हम लोग कर रहे हैं। और आज दिल्ली स्टेट के हम लोग कन्वीनर के रूप में भी SPID काम कर रहा है। लगभग 50 NGO जो उसके मेंबर हैं, आंगनवाड़ी हैं, सेंटर्स, उनकी डिमांड हम लोगों की होती है कि उस बढ़िया से बेहतर काम करें। उनके लिए सैलरी भी हो, उनके लिए न्यूट्रिशन भी हो, बच्चों के लिए जो बच्चे आते हैं उनके लिए सर्विसेज जो सरकार दे रही वो सही से हो, और अगर उनको सपोर्ट की ज़रूरत है तो हमारे जो पार्टनर संस्थाएं हैं वो सभी मिलके जगह जगह अपने अपने एरिया में सपोर्ट करते हैं। और हमारी बहुत बड़ी एक एडवोकेसी रही है सरकार के साथ। हम लोग तो मांग करते ही रहते हैं और सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया, तो हम लोग तो उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं कि सरकार ने क्रेच जो खोला है, तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे या जो पालना वाले बच्चे हैं उनके लिए न्यूट्रिशन, उनके लिए देखभाल की जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए सरकार ने ये इनिशिएटिव दिया। बहुत जगहों पे देखा गया है कि सरकार ने जो बच्चों के लिए पालना घर की बात करी है, आप 6 साल की आयु से नीचे वाले बच्चे नहीं, वो 3 साल से छोटे बच्चे के लिए क्रेच का होता है। अच्छा, 3 से 6 वाले बच्चों को आंगनवाड़ी में ज्यादातर वो किया जाता है। अब सरकार कर रही है कि आंगनवाड़ियों के साथ क्रेच को कनेक्ट कर रही है, तो आंगनवाड़ी कम क्रेच कर रही है पालना घर की, ताकि उसमें 6 महीने से ऊपर के जितने बच्चे हैं वो वहाँ पे 2, 2.5 साल, 3 साल तक के वाले भी बच्चे रहें और जो पालना के लायक हैं, और उनका प्रोटेक्शन, केयर, देखभाल सब कुछ होता है। इससे कई चीज़ें रोक सकते हैं। एक तो न्यूट्रिशन वगैरह की जो चीज़ें हैं वो उनकी मेजरमेंट होता है, उनको न्यूट्रिशन सरकार देती है, उनकी देखभाल हो रही है। बच्चों के साथ आए दिन घटनाएं घटती हैं, बच्चों की किडनैपिंग हो जाती है, तो उनके प्रोटेक्शन का भी मामला है। जीबी रोड में आपने काम शुरू किया ललिता जी के साथ? ललिता जी के साथ। कैसे शुरू किया और उसके बाद में दिक्कतें क्या थी आपको वहाँ पे? शुरुआत हुई बहुत पहले से, चूंकि ललिता जी काम कर रही थी और जिस भी संस्था के साथ काम कर रही थी, समाओ 2008 में अलग हुए काम करते हुए,
वो संस्था की थोड़ी प्रायोरिटी वहाँ से बदली और वो लोग वहाँ पे काम करने से मना किए। बाद में ललिता जी चुकी और हम लोग एक ही नेटवर्क में जुड़े हुए थे। मैं फोर्सेज नेटवर्क में था, तो एनजीओ के साथ ही हमारा काम था। उसी दौरान हम लोगों की बातचीत हुई, उन्होंने और डिस्कशन हुआ, लगा कि ज़रूरत है यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशंस को आगे आने के लिए। और क्या दिक्कत थी वहाँ पे जीबी रोड पे? जीबी रोड पे दिक्कत ये थी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन बिना ऑर्गेनाइजेशंस के फंड का ट्रांसफर नहीं हो पाता, सैलरी का मुद्दा आ गया, बच्चों के खाने के लिए बात हुई, जो संस्था थी पीछे हट गई थी। तो ललिता जी ने हमसे बात हुई और हम लोगों की डिस्कस हुआ कि भाई यहाँ पे कोई स्टाफ की सैलरी के लिए मुश्किल होने लगा। तो बोली कि किसी संस्था को ज़रूरत है यहाँ पे सपोर्ट के लिए, बिना संस्था के पैसे हम तो ट्रांसफ़र नहीं ऐसे कर सकते। तो ये सब चर्चा होने के बाद हमने कुछ लोगों से बात किया और लोग तैयार नहीं हो पाए। फिर स्पेड जो कि यूपी में काम करता था, रजिस्ट्रेशन दिल्ली से था, हमारा FCRA अकाउंट दिल्ली में था, वहाँ से हम लोगों की शुरुआत हुई। फिर स्टाफ की सैलरी आई और स्पेड उसको लीगली धीरे धीरे काम करने लगा और लीगल होल्डर बना। और 2012-13 से ललिता जी को बोर्ड में लाया गया। जब आपने वहाँ पे स्टार्ट किया तो एजुकेशन से ही आपने स्टार्ट किया जी वहाँ पे? जी, पहले एजुकेशन से ही था। पहले भी एजुकेशन चला रही थी और हम लोगों ने शुरुआत किया तब भी एजुकेशन से ही स्टार्ट किया। हाँ। और तब 2-4 घंटे बच्चों को बैठाया जाता था एजुकेशन के रूप में, पढ़ाना वहीं लिखाना। वहीं पे स्कूल की बिल्डिंग सरकार ने दिया हुआ है, MCD स्कूल। उस समय एक छोटा सा इतना बड़ा कमरा था, 2009 तक का। उसके बाद धीरे धीरे तो आगे वहाँ पे पेरेंट्स भेजते थे अपने बच्चों जी को? जी 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 पेरेंट्स भेजते थे और आज भी बच्चे पेरेंट्स भेजते हैं। काम जब शुरू हुआ धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो पहले 4-5 बच्चे, 10-20 बच्चे थे, आज बढ़ते बढ़ते 125 बच्चे हो गए हैं लगभग। तो हमारा काम वहाँ से ही शुरुआत दिल्ली में हुआ। क्या रियलिटी है ब्रॉथल की? ब्रोथल की बहुत खराब रियलिटी है। मतलब आप जब देखेंगे तो कहेंगे कि किस तरह की लाइफ जी रहे हैं। जगह एक 3x6 के बेड की है, पर्दे लगे हैं अलग अलग, उस कोठे पे अलग अलग पर्दे लगे हैं। उसी में कस्टमर आता है, वहीं पे महिलाओं के साथ रिश्ते बनाते हैं और वसूली होती है। महिलाओं को अगर मतलब 100 रुपया एक महिला कमा रही है एक कस्टमर से, तो उस महिला को 20 से 25 रुपए मिलते हैं। 75 रुपये 80 रुपये जो है वो या तो उसकी दवाई के नाम पे, उसके रेंट के नाम पे, उसके खाने के नाम पे, जो ब्रोथल ओनर हैं, कंट्रोलर हैं, मैनेजर हैं, इनके बीच में बंट जाता है। पिम्प्स हैं जो लेकर कस्टमर आते हैं, उनके बीच में बंट जाता है। तो 20 रुपये में भी वो महिला के हाथ में नहीं रहता है। कई बार उसके साथ मार पिटाई करके कोई छिनाइती हो जाती है, चोरी हो जाती है। ये सोचिए कि वो महिला जब ट्रैफिक होकर आती है, उसके साथ किस तरह के व्यवहार होते हैं। नशे का शिकार बना दिया जाता है। क्या बताया जाए, अलग अलग तरह से, मतलब जब मिलते हैं कई वर्षों तक रहते रहते उनके साथ बहुत सारे रोग हो गए हैं। इस तरह की भी चीज़ें रही हैं। महिला के साथ कस्टमर आता है, मार पिटाई करता है। ट्रैफिकिंग कैसे होती है फीमेल की? जीबी रोड पे जो महिलाएं हैं, इनकी पहली एंट्री फोर्स्ड एंट्री होती है। अपनी इच्छा से कोई महिला नहीं आती। शुरू में पहली बार महिला को किसी न किसी कारण से, चाहे शादी का बहाना करके लेके आके बेच दिया किसी ने, या उठा के ले आए बेच दिया। अलग अलग तरीके से महिलाओं की ट्रैफिकिंग होती है। जॉब के बहाना से ले आए कि चलो तुमको अच्छी जॉब दिलवाएंगे। जॉब के लिए जब महिला आ जाती है तो उसको बेच दिया। एजुकेटेड नहीं होती? ज़्यादातर एजुकेटेड नहीं है, बहुत कम एजुकेटेड होंगी और इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है। बहुत मुश्किल होता है कि एक महिला घर छोड़ के जब बाहर आ गई और उसके साथ अलग अलग तरह के, अलग अलग लेवल पे रेप के केसेज हो जाते हैं, रेप ही कहेंगे, उसकी मर्जी के खिलाफ सब चीज़ें हो रही हैं। बेच दिया जाता है, इंजेक्शन अलग तरह के दिए जाते हैं ताकि वो भागे ना वहाँ से भागे ना। नशा का शिकार बना दिया जाता है, उसको नशे का आदी बना दिया जाता है। वो महिला भाग नहीं सकती। उसको लाने के बाद कहीं से भी उसको ट्रैफिक किया गया, उसके बाद इन ब्रॉथल्स में लाने के बाद 4 साल तक लगातार उनको ड्रग्स दिए जाते हैं। बराबर, ड्रग्स तो दिए ही जाते हैं। उनके साथ दिन भर में 10, 20, 25, 50 जैसे कस्टमर आते हैं, उस कस्टमर के साथ उसको रिश्ते बनाने हैं, रिलेशन बनाना है। अगर वो महिला उसके साथ नहीं तो उसको मारा पीटा जाता है, उसको अलग तरह से प्रताड़ित किया जाता है। सोचिए कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को, खाना नहीं दिया जाएगा, मतलब जितने टार्चर किए जा सकते हैं। आप फिल्मों में कई बार देखते हैं, वो उस तरह के टार्चर झेलने पड़ते हैं उनको, और कितने तरह के टार्चर झेलने के बाद वो महिला अपने आप को सर्वाइव कर पाती है। और इसी दौरान बच्चे हो जाते हैं
तो अब वो महिला अपने लिए तो अलग बात है, लेकिन अब उस बच्चे को लेकर ब्लैकमेल शुरू हो जाता है इन लोगों का। क्या और ब्लैकमेल क्या करते ब्लैकमेल हैं? की मतलब तेरा बच्चा है और अब बात नहीं मानेगी तो फिर बच्चे को तुम्हारे पास नहीं छोड़ेंगे, बच्चे को नहीं देंगे। तो हम लोग तो कोशिश अब यही करते हैं ना, बच्चों को ले आते हैं हम लोग। हमारा प्रयास यही होता है कि बच्चा छोटा है तभी हम माँ को मोटिवेट करते हैं, कंट्रोलर को मोटिवेट करते हैं, ब्रोथल ओनर को मोटिवेट करते हैं। हम बोलते हैं कि भाई पुलिस आएगी, तुम बच्चे को यहाँ रखे हो तो तुम्हारे खिलाफ में एक्शन होंगे। माँ को मोटिवेट किया जाता कि विश्वास करो बच्चे को। अब विश्वास जम गया, अब तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन एक समय था कि वो उनको भी विश्वास नहीं था कि हमारे बच्चे को कहाँ पे ले जाएंगे। हम लोग पैसे नहीं वो लेते हैं, लेकिन कई बार ब्रोथल ओनर और ये लोग जो पैसे उस महिला के पास होता है तो बोलते हैं तेरे बच्चे के लिए हम ये खरीदने के लिए दे रहे हैं, हम उसको ये खरीद के दे दे। कुछ ना दिए हैं लेकिन बोले हम खरीद के दिए हैं, और उसका जो पैसा बचा है उसको भी ले लेंगे। ये सोचिए कि ट्रैफिकिंग के बाद जब महिला आती है, और हमारा समाज इस लेवल पे अभी नहीं है, जब 2 साल 4 साल महिला दूर हो जाती है और फिर वापस जब घर जाती है तो एक्सेप्ट नहीं करता है उसको। और उस महिला के साथ जो ब्रोथल वाले हैं या पिम्प्स हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं कि तू जाएगी तो तेरे समाज या घर परिवार को हमें बताएंगे तू कहाँ पे थी, किस तरह के प्रोफेशन में थी। कोई नहीं तैयार होता है, महिला टूट जाती है। 2 साल 4 साल 5 साल और बच्चों को रख के सामने, मतलब अलग अलग तरह की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है। विमेन ट्रैफिकिंग का जो आप बता रहे हो, ये ज्यादातर महिलाएं माइनॉरिटी होती है या नहीं, गरीब घर से होती हैं? ज्यादातर गरीब घर के हैं। यहाँ दिल्ली में साउथ की महिलाएं ज्यादा हैं, नेपाल की तो बहुत कम मिलेंगी। एरिया चेंज करते हैं ट्रैफिकर्स, बड़े तेज होते हैं कि यहाँ से कैसा इधर की महिला को उधर भेज दो कि ताकि वहाँ की भाषा नहीं समझ में आएगी, उधर की महिला इधर आ जाए उसके समझ में नहीं आएगा भाषा। थोड़ी दूरी भी हो जाती है कि क्योंकि लोग मिल नहीं पाएंगे, खोजेंगे तो अपने एरिया में खोजेंगे, दूसरे एरिया में खोजने नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे और उनके रीजंस होते हैं, और इसमें बहुत बड़ा रेवेन्यू इन्वॉल्व है ट्रैफिकिंग के। उसमें सरकार के नाक के नीचे सब चीजें चल रही हैं, तो पता तो रेवेन्यू इन्वॉल्व है मतलब? पैसे बहुत हैं और बेच दिया जाता है उनको, और एक बार नहीं कई बार लाइफ में बिकती हैं। लाया जाता है, लाने के बाद एक बड़ा ले आया, दूसरे को बेचा, दूसरा ले जाकर तीसरे को बेचा, चौथे बिकते बिकते इतना कर्ज हो जाता है उनके ऊपर कि वो निकल नहीं पाती हैं, ना पैसा चुका पाती हैं न निकल पाती हैं। 2009 से आपने बताया काम कर रहे हो उनके साथ में, तो ये जो विमेन ट्रैफिकिंग का आपने बताया कि कैसे काम करता है, ऐसी कोई आपको किसी की कहानी याद है कि उस लड़की को कैसे उठाया था वहां से, कैसे यहाँ पे लेकर के आए थे? कोई भी एक ऐसी स्टोरी जो आप शेयर करना चाहते हो ताकि लोगों को ये समझ में आए कि ये ट्रैफिकिंग काम कैसे करता है? देखिए, ट्रैफिकर्स बड़े चालाक हैं। जब रूरल एरिया में जाते हैं, और पहली बात तो गरीब परिवार है तो माँ बाप को साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं, अच्छे बात कर लेंगे, या वहाँ के किसी अपने यहाँ घर पे जाके उनको बोलते हैं कि बच्चे इसको जॉब दिलाएंगे। एक रास्ता ये होता है, जॉब दिलाने के बहाने ले आए और ले आके यहाँ बेच दिए। यहाँ पे मतलब अलग अलग जगहों पे कई लेवल पे बिकती जाती हैं लड़कियाँ, उनको ले आके बेच दिए। एक तो वो होता है, दूसरा प्यार का शादी का झांसा देके हम शादी करेंगे, लेके चलेंगे, चलो जॉब करेंगे, वहां पर दिल्ली में रहेंगे, शहर में रहेंगे। और गांव की लड़कियां अभी भी नहीं समझ पाती हैं, उनको लगता है दिल्ली बहुत बढ़िया से वो है, और उनके झांसे में पड़ के आती हैं शादी के बहाने, और ले आके उनका काम ही है दलालों का कि आज ले आए बेच दिए और फिर तुम तो दलदल में गए इसके बाद। तो ऐसे ही करते हैं उनका। कई बार चाइल्ड लेबर के लिए आ जाते हैं लड़कियां। जो ये विमेन ट्रैफिकिंग का जो रैकेट है, ये काम कैसे करता है? जैसे आपने एक तरीका बताया कि ये गांव में गरीब परिवार को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन्हें या तो जॉब या फिर अपने प्यार में, झूठे प्यार में डाल करके और उनको शहर में आके बेच देते हैं। जी। एक सर्कल बताया कि इस तरीके से काम होता है। तो जैसे लड़की को जो स्टेजेस पे बेचते हैं, ऐसा क्यों सर? क्योंकि स्टेजेस पे नहीं बिकेगी तो एक जगह ही रखेंगे, तो जब लड़की कहीं से निकलती है तो उसके पीछे एक तरह से खोजबीन भी होती है, जांच भी शुरू हो जाती है, खोज होती है कि जिसके घर का लड़की गायब हो रही, FIR होता है, जांच शुरू होती है। अगर एक लोकेशन पे रखेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो इसलिए अड्डे बदलते रहते हैं, आज यहाँ है कल दूसरे जगह तीसरे जगह बेचते हैं। और ये इनकम का सोर्स भी होता है। यहाँ की लड़की को गोवा भेज दिए, गोवा को इधर ले आए। गोवा में बहुत सारी लड़कियों का वो हो रहा है, हमारे साथी हैं अर्ज वाले, वहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं बढ़िया।
और बहुत सारे अलग अलग दूसरे साथी हैं। क्या सर इस ट्रैफिकिंग को रोका जा सकता है? रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत सरकार की विल पावर चाहिए, पुलिस की विल पावर चाहिए। कोई भी चीज़ असंभव थोड़ी है, क्या संभव तो आपको सब कुछ। ऐसा लगता है कि ये जो विमेन ट्रैफिकिंग है या चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की इग्नोरेंस इन्वॉल्व है? अगर सरकार चाहे तो इन दलाल को Definitely। आराम से पकड़ सकती है। पकड़ सकती है, क्योंकि इन्हें पता है, पुलिस को पता है कि कहाँ पर क्या धंधा हो रहा है, क्या काम है। तो जब सरकार को पता है, लोगों को पता है, तो वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। और जब ट्रैफिकर्स ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, आप एक बार गलती कर रहा है, 2 बार कर रहा है, उसको छोड़ दे रहे हो, तो आप सोचिए ना कि जब छोड़ रहे हो तो फिर उसको आगे बढ़ावा मिल रहा है। हमारे बीच में चाहे जीबी रोड हो या कोई भी अलग इलाके हैं जहाँ पे धंधा हो रहा है, बनारस में है मारवाड़ी, या दूसरे अलग अलग जगहों पे है, मेरठ है, वेस्ट बंगाल है, जहाँ भी है, तो सब पता तो है सरकार पे, लोगों को पता है, पुलिस को पता है। और इवन इतना ही नहीं, आप सड़क पे चलेंगे तो शाम होने के बाद बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो स्ट्रीट पे महिलाएं मिलेंगी, लड़कियां मिलेंगी, दे आर इन्वॉल्व, वॉलंटियरली इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो पैसा है, पुलिस पैसा ले रही है, वहाँ पे काम कर रही है। मसाज पार्लर चल रहे हैं बहुत सारे जगह, वहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, बड़े लेवल पे पैसे का वो होता है, तो वो चल रहे हैं, तो वो तो एक तरह से वॉलंटियरली आ रहे हैं, गरीबी है पैसे के लिए। और ये ट्रैफिक वाला अलग मामला है, ये ट्रैफिकिंग के लिए लेकर करते हैं अलग से। डर इस बात का है कि जब हमारे रेजिडेंशियल इलाके में लोग रह रहे हैं, लोगों को ये सचेत होने की आवश्यकता है कि हमारे आस पड़ोस में अगर कोई रहने आ गया और नया व्यक्ति रेंट पे या इस तरह से, उसके ऊपर एकदम से खुल के विश्वास नहीं करने की आवश्यकता है। अगर हमारे पड़ोस में कोई आ गया और हम, बड़ा अच्छा लगता है, प्यारी बातें कर लिया, अच्छे से हमारे बच्चे की देखभाल कर लिया, हम बड़े खुश हो जाते हैं, वो अंकल आंटी बड़े अच्छे हैं। हमें पता नहीं कि वो अंकल आंटी का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं। हमें ये सजग होने की आवश्यकता है कि देखें कौन कहाँ से है। हम उसके ऊपर छोड़ के बच्चे को चले जाते हैं और वहां से वो बच्चा लेके गायब हो जाए। आप खोजते रहो बच्चे को, कहाँ से क्या करेंगे। हिंदुस्तान में हमने अपने यहाँ भी देख रहे हैं कि हमारे अगल बगल में कोई आ गया, अच्छे रिश्ते बना लिया, प्यार से रहा, 2 महीना 4 महीना 6 महीना रहा, इतने में गायब कर दिया। क्या करोगे। हमारे पड़ोस में कोई आके रह रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह का व्यक्ति, हमें पता नहीं। तो बड़ा सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जो लड़की है, जब वो ब्रॉथल में आती है और जब वो अपनी चीजें शुरू करती है, फोर्सफुली जो भी चीजें शुरू करती है, जो भी जबरदस्ती उसके साथ में की जाती है, उसके बावजूद भी वो ये प्रोफेशन कंटिन्यू रखती है। क्या आप लोग उसको काउंसिल करते हो कि आप ये प्रोफेशन छोड़ दो? क्या उस प्रोफेशन को अगर वो वॉलंटरी छोड़ना चाहे, तो क्या कोई और प्रोफेशन जो है, लाइक जैसे ऑफिसेज हैं या फिर स्कूल्स हैं या हॉस्पिटल हैं, क्या वो उनको एक्सेप्ट करेंगे या कभी किया है? हम लोग, कोशिश तो हमारी होती है, हम तो काउंसलिंग करते हैं, बात करते हैं, तो जो टच में जहाँ पे आते हैं तो हम उनसे बात करते हैं, कि तभी पता चलता है कि जो महिला निकलना चाहती है तो हम उसको गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं निकलने में। अगर वो बात नहीं करेंगे तो वो तैयार नहीं होगी और हम निकालने में सफल नहीं हो। तो हम लोग बहुत सारी महिलाओं को इनडायरेक्ट, हम शोबाजी नहीं करते। हमारा एक बहुत बड़ा कि हम मीडिया में ये नहीं फोटो डाल देना, वो करना। हम उसको गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, किराया भाड़ा दिए, वहाँ तक भिजवाए, वो सब करते हैं हम, जो निकलना चाहती हैं। लेकिन अगर आप ये बता दोगे कि महिला वेश्यावृत्ति में थी, तो बताने के बाद जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम ये जरूर करते हैं कि उन महिलाओं के या उनके बच्चों को या सभी को जॉब दिलवाते हैं, या महिला निकल के कुछ करना चाहे उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं कि कुछ कराने के लिए। अब कई जगह लोग जॉब करते हैं, हमारे स्टाफ में भी हमने कुछ महिलाओं को रखा है, कई को रखा है, वो जॉब करती हैं। क्या कभी हाई प्रोफाइल बंदे ने आपको धमकी दी है इस चीज के ऊपर? हमारे किसी और साथी को कभी मिली थी धमकी। क्या कहा था उन्होंने? कि तुम लोग जो ये कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो, और जो बच्चों को निकाल रहे हो, कितना दिन निकालो, कितने बच्चों को वो करोगे। अभी जो ट्रैफिकिंग को लेके हमारी टीम काम कर रही है, उसको जब रेस्क्यू हुआ उसमें धमकियां मिली, रेस्क्यू कराने जा रही थी टीम। अभी रिसेंट घटना है, हमने पता कर रखा कहाँ पे बच्चे हैं, कहाँ से निकालना है। जब साथ चलने लगे तो पुलिस और लोग पूछते रहे कि हमारे स्टाफ को धमकी, बताओ कहाँ पे ले जाना है, कहाँ जाना है। हमारी टीम ने बोला कि भाई जहाँ चलना है हम ले चलेंगे आपको,
आपको एड्रेस क्यों बताएं? कोई एक अधिकारी थे, उन्होंने सायरन बजा दिया जाते जाते अपनी गाड़ी को लेके, जानबूझकर, ताकि अब हम वो तो मानेंगे कि भाई अपने बजाने का कोई तुक नहीं बनता है। हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ चलो, और हम लेके कहीं और जा नहीं रहे, आपके साथ फोर्स है, आपकी सरकार है, आपके सत्ता में हो, लेकिन आप सायरन बजा रहे हो, इसका मतलब तुम बताना चाहते हो कि हम आ रहे हैं, सजग हो जाओ। बच्चे हटा दो, या जो महिला है, बच्चा है, जिसको है हटा दो। तो ऐसा भी केस हुआ। किसी बच्चे को अगर आपको अपने शेल्टर में रखना है तो पहले आपको CWC से परमिशन लेनी जी पड़ेगी। जी, एक तो पहली बात, हम अगर शेल्टर कोई भी वो कर रहे हैं तो जे एक्ट में, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसके तहत WCD, महिला एवं बाल विकास विभाग से उसका लाइसेंस लिया जाता है, रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। सुविधाओं के बारे में डिपार्टमेंट अपनी कमेटी इंस्पेक्शन बनाता है, इंस्पेक्शन कमेटी आके विजिट करती है, देखती है डिस्ट्रिक्ट लेवल, और अब तो DM की अध्यक्षता में हो गई है। वो कमेटी जांच करती है, सेटिस्फाई होती है कि ये जगह सेफ है बच्चों के रहने के लिए, सुविधाएं सब कुछ हैं, स्टाफ है, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए वो सपोर्ट के लिए जब लगता है, सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ यहाँ पे रखना बच्चों को ठीक है, फिर वो रिकमेंड करती है, और विभाग से, महिला एवं बाल विकास विभाग से उसका लाइसेंस मिलता है। अब प्रोसेस होता है कि हम बच्चों के आउटरीच करते हैं, मतलब हम ब्रोथल में जाना, विजिट करना, या और जगह पे जहाँ जहाँ से बच्चे मिल सकते हैं वल्नरेबल, उन बच्चों को लाना, और लाते हैं तो हम बच्चों का मेडिकल चेकअप भी होता है, और हम बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो CWC होती है वहाँ प्रेजेंट करते हैं। तो वो मदर्स से मिलते हैं, या हम लोग की बात को सुनते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक होता है, सब पता होता है, तो फिर CWC जिले का कहिए गार्जियन सरकार की तरफ से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होती है, ऑफिसर जो होते हैं, उनकी निगरानी में ही बच्चे रखे जाते हैं। जो इसके बगैर रखते हैं वो इलीगल रख रहे हैं। लीगली यही है सरकार का नियम। निगरानी मतलब उनकी परमिशन के बाद, और वो विजिट करते हैं बिना बताए, कभी भी विजिट करेंगे और देखेंगे, संतुष्ट होते हैं कि बच्चों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, बच्चों को खाना तो मिल रहा है, कपड़े तो मिल रहे हैं, रहना खाना सब कुछ व्यवस्था तो हो रही, तो वो उनकी संतुष्टि होनी चाहिए। तो हम लोग CWC में प्रेजेंट किया जाता है, CWC ऑर्डर करता है कि हाँ अब इस बच्चे को आप अपने यहाँ रखिए। तो हमारे यहाँ जब रखते हैं तो वो एक प्लान भी मांगता है कि इसको आगे बच्चे के साथ क्या करोगे, इसका हेल्थ चेकअप है, पढ़ाई लिखाई का उम्र है, तो उस उम्र के हिसाब से अगर पढ़ा है, कितना पढ़ा है, तो किस क्लास में जाएगा। हम बच्चों को एडमिशन कराते हैं तो हर महीने उनको जानकारी दी जाती है, ये बच्चे का इस स्कूल में एडमिशन हुआ, इस क्लास में हुआ, अगले साल इस क्लास में गया, पास आउट हुआ। सरकार इसके लिए हेल्प करती है फीस वगैरह के लिए? नहीं, हर चीज तो नहीं करती है। अभी हमारे लिए सरकार 25 बच्चों के लिए सपोर्ट कर रही है GB रोड पर केवल। तो बाकी हम लोग, बहुत सारे हमारे डोनर हैं, अलग अलग तरह के डोनर हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों से हम लोग मांगते हैं, बात करते हैं, और हम तो सबसे यही बोलते हैं कि NGOs के ऊपर से बहुत लोगों का विश्वास उठ रहा है। सभी को हमारा कहना होता है कि आप पहले आओ, विजिट करो, देखो, संतुष्ट हो, इसके बाद करो। कभी भी हमें कई बार फोन आएगा कि सर हम भेजना चाहते, हमने कहा कि आप आइए, एक बार विजिट करिए। आप आने के बाद जब आंख से कोई देखता है ना, तो संतुष्टि वो अलग मिलती है। हमारे जितने बच्चे हैं उतना बोर्ड पे लिखा है, उतना ही सरकार को हम रिपोर्ट भी सवेरे कर देते हैं कि आज हमारे पास 10 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं। मतलब डेली रिपोर्ट सरकार के पास जाता है। वो ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप का ग्रुप, तो हर जिले का जहाँ पे बच्चा रहता है उसमें हमें भेजना होता है कि हमारे पास इतने बच्चे हैं, और उनको पता है कि ऑर्डर हो कि इतने बच्चे इनके पास आए हैं, उसमें कोई कम है अधिक है। बीच में बिना बताए SDM हैं, DCPO हैं, CWC हैं, लोग विजिट करते हैं। इवन हर महीने मैनेजमेंट कमेटी बनी है जिसमें DCPO, CWC और ये सब लोग हैं, और हम लोग होम के लोग हैं, तो और बच्चा भी होता है उसमें, तो उसके साथ मीटिंग होती है, क्या क्या हुआ है, क्या परेशानी आई है और आगे क्या प्लान है, उस सब चीज़ों पे डिस्कस होता है। बच्चे से पूछा जाता है कि तुम्हारे लिए क्या परेशानी हुई है, बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 1-2 बच्चे वो बताते हैं। हम लोगों को अलग हट के, टीम को अलग हट के CWC बच्चों से बात करती है, तो उनको संतुष्टि होती है कि नहीं, हाँ बच्चा संतुष्ट है कि नहीं है, कहीं किसी को साथ कोई घटना नहीं घटी है, मार पिटाई नहीं हो, क्योंकि बहुत जगह मार पिटाई बच्चों के साथ होती है। तो बच्चे खुद अपने आप बताते हैं बच्चों के साथ। बच्चों हमारे यहाँ तो बच्चे कई बार कुछ होता है, कोई बोलेगा तो बोलेंगे हम CWC में फ़ोन करेंगे। अगर कभी स्टाफ कुछ बोल भी दिया कि तूने बदमाशी किया है तो मैं तो बता दूंगा या बता दूंगी। अच्छा लगता है। हम लोगों ने बोर्ड सब जगह तो नंबर लिखवा के रखे हैं, आते हैं लोग, मिलते हैं, तो अच्छे काम करते हैं तो डर नहीं है।
तो ये पूरा प्रोसेस है बच्चों को कैसे आप पूरा shelter तक प्रोसेस है लेकर और ये 18 साल तक के लिए है। हाँ जैसे बच्चा 18 साल का होता है CWC उनको फ्री कर देता है। हमारी कोशिश है कि उस बच्चे को हम आफ्टर केयर सपोर्ट दें जो 18 साल तक केयर में रहता है, बच्चों सबके देख निगरानी में रहता है। तो सरकार तो फ्री कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 18 साल के बाद तुरंत बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जो आपके साथ सहारे रह रहा था, खाना खा रहा था आपके उस पे, और 18 साल के बाद एकाएक बच्चा को जॉब मिल गई, नौकरी पा गए, ऐसा नहीं हो पाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको वोकेशनल कोर्स कराएं, बच्चे का अगर एजुकेशन करना है वो करे। तो हम लोग कई बच्चों को ANM GNM के होटल मैनेजमेंट के कोर्स कराएं, नर्सिंग के कोर्सेज अलग करके। हमारी लड़कियां बहुत अलग अलग जगहों पे जॉब कर रही हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे जो है अलग अलग जगह पे जॉब कर रहे हैं। अभी तक कितने बच्चों से आप जुड़ चुके हैं? हमारे यहाँ कम से कम मुझे लगता है 3500 4000 बच्चे, 4000 के आसपास अभी तक के पूरे वो बच्चे। आपको क्या बुलाते हैं? हम लोग को सर ही बोलते हैं, सर। सर और मैडम सबको बोलते हैं, यही बोलते हैं। और लड़कियां हैं उनको दीदी बोलते हैं, भैया बोलते हैं, सबको जो जैसे बोलते हैं। लेकिन बच्चे बड़े इमोशनल चीजें वो करते हैं। मुझे याद है 2 साल हुआ, 2 साल पहले मेरा बर्थडे था, लड़कियों को पता लगा था, वो भी मैं रखा हूँ। और बर्थडे का उसमें तो बड़ा बढ़िया ग्रीटिंग बना के वो हैप्पी बर्थडे का विश किया, फिर योर डाटर्स, मतलब इतनी टचिंग वो चीज़ें हो जाती हैं कि मेरे को उस समय बड़ा इमोशनल है। हमारी लड़कियां कितनी बेचारी, वो मतलब बेचारी क्या मैं बोलूँ, नहीं बोलूँगा क्योंकि हम लोग उनके गार्जियन और हम लोग सब हैं, तो हम बच्चों के लिए। लेकिन हमारे सारे बच्चे बड़े इमोशनल कई बार कर देते हैं। तो अच्छा लगता है। हमने कई बार लड़कियों की शादी हुई है, कई अलग अलग गए हैं जिनके माँ बाप नहीं है, उस तरह के भी बच्चे रहे हैं, तो अलग अलग उसमें। आपने शादी कराई बच्चियों की? हाँ, कई बच्चों की शादी हुई है और संयोग से हम लोग कन्यादान किया। हाँ, वो भी मौका मिला, सौभाग्य मिला। मेरी बेटी तो अभी शादी के लिए हम देख रहे हैं, लेकिन हम उन लड़कियों के लिए जिनके लिए हम काम करते हैं, पढ़ाए लिखाए बड़े किए, बच्चों ने मौका दिया, तो हम शुक्रगुजार हैं कि उन बच्चों ने बोला कि नहीं करना है, तो हम उनके लिए कन्यादान भी किए हैं, शादी भी किए हैं। और हम खुश होते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे उसमें हैं। आते हैं बच्चे, कई बार मिलने आते हैं। हमारे कुछ लड़कियां हमारे साथ स्टाफ में भी हैं, जॉब कर रही हैं, कुछ तो अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। तो कोर्सेज कराए हम लोगों ने बच्चों के साथ, बहुत अच्छी जर्नी। आपको पता नहीं चलेगा कि नहीं आप किस तरह से समय बीत जाता है। शुरू में आए थे तो हम लोगों को लगता नहीं था, लेकिन अब आज देखिए इतने बच्चे, इतने वो हैं। कल भी 9 साढ़े 9 बजे तक ललिता जी और हम लोग बच्चों के साथ ही बैठे थे, बातचीत करते रहे। तो जब समय मिलता है बात होती है। अब तो थोड़ी टीम बड़ी हो गई, काम बढ़ गया, स्पीड का काम अलग अलग जगह पे, हरियाणा में, यूपी में चल रहा है। दिल्ली में हम लोग कई लोकेशंस पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने थोड़े कम मिलते हैं ना, कि हम लोगों को बराबर कोशिश होती है कि मिला जाए, बच्चों से बात किया जाए। बच्चे हमारे कोई बोलेगा हम इंस्पेक्टर बनेंगे, पुलिस बनेंगे, टीचर बनेंगे, तो किसने बोला कि आपके जैसे बनना है? बोलते हैं, कभी कभी बच्चे बोलते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि एक बच्चे ने बोला था हम प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये हम लोगों से तो बोलते थे, तो कई बार होता था। हमको हमारे साथ आती हैं एक CISF की IG रही हैं मैडम नीता सिंह जी, तो वो आती रहती हैं, और जब समय उनको मिलता है तो हफ्ता में 1 बार 2 बार बच्चों के साथ आना और उनके साथ अपना शेयरिंग करना, उनको मोटिवेट करना, उनकी काउंसलिंग करना, इस तरह के काम करती हैं। तो मेरे से पिछले हफ्ते में बात हुई, तो हमने पूछा मैडम बहुत सारे जगह पे जाते हो, आपका अनुभव बहुत है, कैसा रहा? तो उन्होंने ही बोलने लगे कि सर जी मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये एक बच्चे ने तो ये बोला कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। तो ये सोच आ रही है और बच्चे इतने खुश हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि कम से कम इस लेवल के लोग आते हैं वॉलंटियरली, उनको भी अच्छा लगता है तभी आते हैं। अगर हमारे यहाँ और बच्चों में कहीं भी कुछ थोड़ा भी वो होता ना, तो कोई नहीं आता। तो अच्छे अच्छे लोग आते हैं वॉलंटियरली। हमारे SDM साहब एक हैं, वो बच्चों को लेके, मतलब अच्छे अच्छे
बड़े लेवल पे लोग आते हैं एक्सपोजर में, और उन्होंने बोला है कि हम अपने बच्ची को आप लड़कियों के साथ मिलाएंगे, उनको गाइड करेगी, पढ़ाएगी, बताएगी, टीचिंग फील्ड में है। तो हम लोगों को भी लगता है कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं जब अप्रिसिएशन मिलता है तो हम लोग अप्रिसिएशन वही है कि हम बच्चों के साथ कोई आके जुड़ाव बना रहा है ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो है, और बच्चों को जितनी समझ है उसके हिसाब से उनको मिलता है। तो हम काउंसलिंग सपोर्ट करते हैं बच्चों के साथ, किसी भी तरह की कोई बात है, दिमाग में कोई सोच लिए, कोई तो काउंसलर होता है, पढ़ाई के लिए कहाँ जाओगे, क्या करो, उसकी काउंसलिंग होती है। हम लोग थैंकफुल हैं अपने डोनर्स के, पार्टनर्स के, कि जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है, संस्था के ऊपर विश्वास किया है, और बच्चों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और लंबे समय तक जो हमारे साथ डोनर हैं, कर्नल साहब जैसे, मैं बार बार हम लोग बोलते रहते हैं, और सुनेंगे देखेंगे तो कहेंगे कि ऐसा है, लेकिन ये कि हम लोग विश्वास की वजह से टेक महिंद्रा के साथ हमारी 14 साल की पार्टनरशिप चल रही थी। तो लंबे लंबे पार्टनरशिप है केवल विश्वास के ऊपर, अदरवाइज हम काम नहीं सर, करते। आज के टाइम पे ना भरोसा बहुत बड़ी चीज है जी, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज है। पैसे से भी ज्यादा आपका भरोसा होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत, और वही है जो आजकल कई बार एनजीओ के ऊपर उंगली उठती है। तो सही बात है, कुछ लोग गलतियां करते हैं, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि 100% हर एक चीज सब कुछ है। तो इसलिए मेरा ललिता जी और हमारी टीम को भी हम लोग बोलते हैं कि भाई कोई बोल रहा है तो बेटर है कि उनको बोलो कि विजिट करें। वो एक बार विजिट करेंगे ना तो उनके शंका दूर हो जाए, और वो 4 जगह बोलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर एक बार विश्वास बन गया तो वो व्यक्ति 4 जगह बोलेगा, लोगों से बोलेगा कि भाई देखो वहां पे जाओ, और करते हैं ऐसा लोग। जो एक बार विजिट किया वो अपने आप से वो करते। फोर्स के कई लोग हैं, मिलिट्री वाले हैं लोग, मेजर टाइप से, वो लोग भी आते वो करते हैं, और फिर बाद में रिकमेंड करते हैं कि नहीं वहाँ पे जाइए, जो बोला है, जो बच्चे हैं जैसे हैं वैसे। बच्चों से अलग अलग भी बात होती है, बैठो बात कर। लड़कियों वाले होम में जाने से पहले परमिशन लेना होता है, बताना होता है, हम लोग बताएंगे तभी कोई इंटर करता है। लड़कों वाले में भी वही है, लेकिन ये कि ऐसे नहीं ओपनली कोई जब चला जाए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो हमने चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो शब्द है वो हमने टीवी में ही सुना है जी, उसमें आप क्या सोचते हो, और अब तक आपकी चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर के क्या जर्नी रही है थ्रू आउट? देखिए, जो हम लोग अभी तक काम कर रहे हैं, जो अनुभव रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बहुत सारे वो हैं इशू। जब हम ट्रैफिकिंग करते हैं, ट्रैफिकर्स तो कई तरह की चीज़ों के लिए करता है। ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग बेगरी के लिए भी करा रहे हैं, चाइल्ड लेबर में भी इनको, बॉन्डेड लेबर में भी इन्वॉल्व करते हैं, और सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशंस के लिए भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये नहीं कह सकते केवल फीमेल का ही है, मेल के साथ भी ये घटना घटती है। तो मेल की भी ट्रैफिकिंग हो रही है, मेल चाइल्ड का, और फीमेल चाइल्ड का भी हो रहा है। तो ट्रैफिकिंग को सेक्स वर्क में लगाते हैं, बच्चों को ऑर्गन निकाल लेते हैं। बहुत सारे आजकल ये केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। पहले ज़्यादातर होती थी कि सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन के लिए होते थे, बॉन्डेड लेबर के लिए होते थे, चाइल्ड लेबर के लिए हो रहा था, इवन चाइल्ड मैरिज की बात आ रही थी। लेकिन आजकल ऑर्गन डोनेशन के लिए भी, डोनेशन नहीं, ऑर्गन निकाल लेते हैं उनको वो करके। तो इस तरह के हैं, और बहुत बड़ा रैकेट है, ये खतरनाक रैकेट है जो अलग अलग तरीके से करता है। इनके बच्चे को उठा लेंगे, और बच्चे को ये कई बार चाइल्ड ट्रैफिक होता कैसे है? मतलब बच्चा उठाया कैसे जाता है? इतना कुछ तो हर मतलब मैं देखती हूँ कि माँ बाप अवेयर तो हो रहे हैं कि अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं जी, बट एक्चुअली ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो कैसे रही है? कई तरह से हो रहे हैं। जैसे यहाँ भी बच्चों को उठा लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। बच्चा गली में घूम रहा है, खेल रहा है, वहां से उठा लेंगे। स्कूल से बच्चा निकला, अगर गलती से हाथ लग गया, गलत व्यक्ति के हाथ में निकल गया, तो वो बच्चा वो हो गया। कई बार बच्चों को आप मार देते हैं, माँ बाप पीट देते हैं, और बच्चा गलती से गुस्से में बाहर निकल गया और गलत व्यक्ति के हाथ में लग गया। उसको पता चल गया कि नहीं ये बच्चा का कोई नहीं आसपास में है, तो उस बच्चे को गायब कर देंगे, उठा तो लेंगे। ये जो
जो गायब करने वाले होते हैं ये पीछे लगे होते हैं और हर जगह घूमते हैं। आजकल देखिए दिल्ली में आए दिन घटनाएं घट रही हैं, और हमारे जो एनसीआरबी का डेटा है, एनसीआरबी ने अभी वो निकाला है रिपोर्ट, और उसमें भी है, और भी दूसरे तरीके। अभी आज भी पेपर में दिया था कि बच्चों की मिसिंग के केसेज हैं। तो मिसिंग का केस तो ये है कि बच्चा का जब तक पता नहीं है कि बच्चे को किसी ने किडनैप किया, तब तक आप मिसिंग मान के चल रहे हो, और जब से ही पता चलता है तब वो ट्रैफिकिंग के उसमें आता है। और बच्चा खो गया, किसके हाथ में लगा, बच्चा कहाँ गया, उसके आर्गन निकाल लिए गए, या बच्चे को सेक्स ट्रेड में डाल दिया गया। लेकर के कैसे जाते हैं, मतलब गाड़ी में उठाए, हाँ उठाए, गाड़ी में डाले, लेके चले गए। कई बार छोटे बच्चों को रखते रखते पता ही नहीं चलेगा, कुछ सुंघा देंगे इस तरह से कि आपको पता नहीं चलेगा। हमारे करीब 5-6 साल पहले की बात है, हमारे एक मित्र का बेटा था, और बड़ा बेटा था वो। हम लोगों को भी बड़ी मुश्किल हुआ था। दिन में 4 बजे बच्चा पढ़ाने जा रहा था, एड्रेस पूछा उससे, पेपर को खोला और उस बच्चे ने एड्रेस बताने के लिए वो किया, तब तक से जवान बेटे को बेहोश हो गया। गाड़ी में डाले लोग, खाली पेपर से उसमें कुछ न कुछ ऐसे पाउडर होते हैं कि हमें आपको पता नहीं चलेगा। आप एड्रेस झुका देखने के लिए, एड्रेस बताने के लिए कि कहाँ का एड्रेस है, और वो जैसे ही उसको वो कर रहा, उसके बाद बोला अंकल मुझे होश नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ, और बेहोश हो गया। गाड़ी में लिए, सब लेके चले गए। 2-3 दिन बाद लखनऊ में किसी ट्रक में उसको, ट्रक के अंदर सब्जियों के अंदर दबाया हुआ था, और उसी के साथ एक और लड़का था। 2 लड़कों को दबाया के ढक के रखा था कि किसी को पता ना चले। गोभी की सब्जी जो लदी हुई थी उस ट्रक में, उसको वो किया। शोर नहीं मचाया उस बच्चे ने? बेहोश था, उसके अंदर जान नहीं लग रहा था। 3-4 दिन जब खाने पीना कुछ भी नहीं है उस तरह से, तो वो था। उसी बीच में हम लोग परेशान हो गए, पता चला, सब लोग दौड़ने लगे, भागने लगे। आप समझ सकते हैं कि परिवार के लोगों का क्या गुजरती है। जिस बच्चे को हम लोग साथ में रहे और सब कुछ देखे, बताने लगा वो कि थोड़ा होश था और वो अंधेरा होने वाला था। उससे पहले शहर के बाहर गाड़ी कहीं खेत के आसपास खड़ा किए थे सब ट्रक। वो बता रहा था कि जब सूर्यास्त हो रहा था तो वो सूर्य की किरणें उसके अंदर कुछ आने शुरू हुई। तो दूसरा लड़का था, उसके अंदर थोड़ी जान बची हुई थी। तो ये आपस में थोड़ा इशारा हुआ। उसने बता रहा था कि लात मारा, पैर से मारा, और पैर से मारने के बाद बहरा के गिर गया। और गाड़ी खड़ी थी, तो बहरा के जब गिरा तो वो निकल के भागा लड़का। जब वो निकल के भागा एक तरफ, तो उसके पीछे सब दौड़ने लगे, उसको दौड़ा लिए। ये भी निकल गया, उसी में पा गया मौका। ये दूसरे साइड में निकला, कोई ऑटो वाला मिला, उस ऑटो वाले से बात कराया, और हम लोगों ने फिर उस ऑटो वाले को बोले कि भाई स्टेशन के पुलिस से वहाँ पे पहुंचाओ, वो करो। और लेके गया, हमने कहा कि तुम चिंता मत करो, और वहाँ पे पहुंचा। और वो फिर बाद में इसको पीछा किए। संयोग अच्छा था कि ये वहाँ से दौड़ते भागते निकल के, ऑटो वाले ने अच्छा था, ले आके चारबाग स्टेशन पे उसको पहुंचाया। पुलिस स्टेशन में गया, हमने कहा पुलिस वाले से बात कराओ। पुलिस वाले को मैंने बोला कि भाई हमारा बच्चा है और हमारा घर है वहीं पे 2 जगह हमारे रिश्तेदार है, हमारे लोग जानने वाले थे। मैंने बोला मेरा इंदिरा नगर में घर है, ऐसे ऐसे। तो पुलिस वाले ने बोला, मैंने कहा कि आप रखो, जो खर्चा लगता है जो भी होगा हम लोग आ रहे हैं, दे रहे हैं। फिर हम लोग रात में गए, ले आए। लेकिन जवान बच्चे को, 22 साल का बच्चा, हम छोटे ही बच्चे को नहीं, वो तो यूथ था। दिल्ली के पश्चिमी साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात है, और 4 बजे दिन में लेके चले गए। लोगों को, भीड़ भाड़ वाला इलाका, ऐसा भी नहीं है कैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके से कैसे लेकर चले गए। भगवान अच्छे थे, बच्चा बचा, आज भी बच्चा है, अच्छा है, मतलब ले आए। हम लोग भाग के गए, सब लोग ले आए। लेकिन ट्रैफिकर्स के अंदर वो डर नहीं है। और इसका क्या कारण है इसके पीछे? वो कारण हमें भी नहीं समझ में आया, लेकिन हम लोग को इतना ही समझ में आया कि या तो इस बच्चे को ले जाते तो आर्गन वगैरह का पार्ट वाला काम करते, आर्गन निकालने वाला करते, या कहीं टेररिज्म वाले उसमें लेके जाते, बच्चों को इन्वॉल्व करते। चूंकि अभी आगे निकल नहीं पाया, उन लोगों के हाथ से निकल गया, भाग्यशाली था। या ऐसे पता नहीं कितने बच्चों को ये लोग किए होंगे। ये तो हमारे सामने घटना घटी है, इसलिए हम लोगों को, मुझे याद है। ऐसा बहुत बारी हुआ होगा कि आपने बच्चों को रेस्क्यू किया। आपने बताया कि कई बारी 4 बच्चों को रेस्क्यू किया, कई बारी 5 बच्चों को रेस्क्यू किया। तो जब आप बच्चों को रेस्क्यू करते हो, तो जो पहले 24 घंटे होते हैं वो कैसे होते हैं? क्या बच्चा डरा हुआ होता है, या बात नहीं करता आप लोगों से? बात नहीं करता है, बच्चा डरा भी होता है। लेकिन हम लोग उसके साथ साथ काउंसलर हमारे होते हैं, तो काउंसलर का रोल ही है कि बच्चे को उसकी तरह से बात करना। क्योंकि हम लोग, पहली बात होती है कि बच्चे को कंफर्टेबल कैसे फील कराया जाए। क्या कहता क्या है बच्चा? जल्दी बताएगा नहीं,
और कुछ बच्चे होते हैं कि बताते हैं अच्छी तरह। अगर बच्चा ट्रॉमेटाइज हो गया, किसी तरह के शिकार हो गया, कोई घटना उसके साथ घट गई, मार पिटाई हुई या किसी भी, तो डरा होता है, क्योंकि उसको विश्वास तो टूट जाता है कि कहीं ये लोग भी तो हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो एक तो वो भी होता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा को नॉर्मलाइज किया जाता है, उसके साथ बात किया जाता है। हम लोग काउंसलिंग करते हैं, हमारी टीम है वो काउंसलिंग करती है, CWC के लोग हैं वो लोगों के पास जाता है, तो उनका भी काम यही है। और उस दिन नहीं बहुत कुछ बता पाता है बच्चा, तो उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और धीरे धीरे दूसरे तीसरे चौथे दिन फिर खुलता है बच्चा। शुरू में केवल नाम और एड्रेस लेके, क्योंकि आया, उसको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, उसको कंफर्टेबल कैसे, उसको ये फील हो कि हमारे साथ कोई और घटना नहीं घटने वाली है और मैं सुरक्षित हाथों में हूँ। अपना घर बताएगा, उसके माँ बाप से जब बात कराएंगे या अगर बता दिया तो, ताकि उसको ये महसूस हो कि नहीं, हमारे साथ अब घटनाएं नहीं घटेंगी और हम सही जगह पे हैं। सर, आपने बताया कि जब आप बच्चों को रेस्क्यू करते हो तो उसके बाद आप CWC में लेकर के जाते हो, वहाँ पे उनकी काउंसलिंग होती है एंड कुछ टाइम के बाद बच्चा आपको दे दिया जाता है। कोई जरूरी नहीं कि हमें दे, लेकिन CWC के विवेक पे डिपेंड करता है। हाँ, हम और जगह जहाँ अपना एरिया है काम करते हैं, वहाँ हम अनुरोध करते हैं, क्योंकि हम माँ को विश्वास हमारे ऊपर है। तो वो हम कोशिश करते हैं कि भाई अगर माँ ने बच्चे को हमारे विश्वास के ऊपर छोड़ा है और बच्चा हमारे यहाँ नहीं आता है, तो फिर माँ को फिर विश्वास टूटेगा, दूसरी महिलाएं बच्चों को नहीं भेजेंगी। तो हमारी कोशिश होती है कि आप उन बच्चों को हमारे पास भेजिए और हम लोग वो करें। तो बाकी जनरली ट्रैफिकिंग के जो केसेज आते हैं तो वो CWC कई बार सरकारी होम है, वहाँ पे भेजता है। उनको जो ठीक लगता है कि नहीं वहाँ पे भेजा जाए, लगता है कि स्पीड के उसमें होम में भेजना, स्पीड में भी भेजते हैं। कैसी कंडीशन होती है वहाँ के शेल्टर की? ठीक है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के अपने होम्स अच्छे हैं और दिल्ली में विशेष करके हम देखते हैं अच्छे होम्स हैं और जहाँ पे है, अलग अलग एरिया में अलग अलग जगहों पे, तो सरकार उसके लिए व्यवस्था रखी है, बना रखी है। तो लेकिन हम लोग अपने तरीके से करते हैं, हमारा अपना है। हमारा कोशिश है कि हम जो उन बच्चों को लेके आ रहे हैं, अगर उन बच्चों को हम माँ बाप को ये एश्योर कर रहे हैं कि नहीं, हाँ हम बच्चे को सुरक्षित रखेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अगर कहीं और बच्चा जाएगा तो फिर स्वाभाविक है दूसरे माँ बाप नहीं हमारे यहाँ भेजेंगे। तो हमारा यही अनुरोध होता है और एक्सेप्ट करते हैं लोग, मानते हैं, क्योंकि हम इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो इतने समय से क्रेडिबिलिटी चीजें हैं। सो यही है कि CWC के उसके बगैर जो बच्चे आपके पास आते हैं, तो आपके पास एक बॉयज होम है और एक गर्ल्स होम है, आपने सेपरेट बनाया हुआ है? अलग अलग है। दूसरा एक और होम है जहाँ पे दोनों है। हमारे पास इस समय 4 होम हैं, एक हरियाणा में है, 3 दिल्ली में है। तो उनका दिनचर्या क्या होता है वहाँ पे? दिनचर्या में होता है सुबह बच्चों को उठाना, और जो बच्चों का स्कूल में एडमिशन है, सब बच्चे उठते हैं, ब्रश मंजन जैसे हमारे घर में होता है, ब्रश मंजन कराती है टीम हमारी है, स्टाफ, और उनको चाय पानी नाश्ता मिलता है, या योगा कराते हैं, प्रार्थना कराते हैं बच्चों को, वो सब प्रक्रिया होती है। नाश्ता चाय करके वह बच्चे रेडी होते हैं। स्टाफ हमारा वहाँ पे स्कूल में ले जाता है, छोड़ता है जहाँ स्कूल में एडमिशन है बच्चों का, बच्चे पढ़ाई करते हैं। दोपहर में बच्चों को ले आते हैं, हमारा स्टाफ जाएगा लेके आएगा। हमारे पास अलग अलग साधन है, बस है, टैक्स कार है, नहीं तो लगा तो ई-रिक्शा, जैसे भी सुविधाएं होती हैं। वहाँ जब वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो वॉकिंग करते हुए बच्चों को ले जाएंगे, लेकिन अकेले नहीं बच्चों को छोड़ते हैं। हमारी टीम होती है, लड़कियों के साथ फीमेल स्टाफ होते हैं, लड़कों के साथ भी मेल स्टाफ है। फीमेल स्टाफ जो होता है उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेके जाते हैं। दोपहर में आते हैं बच्चे, लंच करते हैं, और लंच के बाद उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना, या बच्चे रेस्ट करना है, थके हैं तो कोई रेस्ट भी करता है बच्चा। शाम को 4:30-5 बजे स्नैक्स दिया जाता है बच्चों को, और चाय और स्नैक्स जो भी है वो दिया जाता है। इसका मेनू चार्ट बना हुआ है पूरा कि किस दिन क्या दिया जाएगा, नाश्ते में क्या मिलेगा, दोपहर में लंच में क्या मिलेगा, दूसरे दिन चेंज होता है। तो ये बच्चों के साथ डिस्कशन के बाद बनाया जाता है, क्योंकि बच्चों से बात होती है क्या बनना चाहिए, क्या कभी बदलाव होता है तो बच्चों से बात होती है कि आज ये नहीं ये बन रहा है, या आप लोगों की क्या इच्छा है, तो वो होता है। रात का डिनर मिलता है बच्चों को, फिर 9:30 बजे 10 बजे कोशिश होती है कि पढ़ो लिखो और सो जाओ, ताकि सब फिर उठना है। तो वो एक रूटीन होता है सुबह से लेके। तो उसमें जो पढ़ाने वाले हैं स्टाफ हमारे पास, तो वो एजुकेशन में हेल्प करते हैं, होमवर्क बच्चों का कंप्लीट करने में मदद करते हैं, बच्चे अपने से होमवर्क करते हैं,
उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ जानकारी चाहिए उसमें करते हैं हम। किसी बच्चे को काउंसलर हैं, हमारे पास काउंसलिंग की ज़रूरत है तो उनको काउंसलिंग सपोर्ट मिलता है। कभी कभी वॉलंटियर्स आते हैं, वो भी बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, तो हम तो कहते हैं कि वॉलंटियर्स भी हम स्वागत करते हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि नहीं अब पैसे या कैश ही दो। हमारा तो मानना है कि काइंड्स में भी बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं कि आपको ज़रूरत क्या, हम बोलते हैं कि आप लिस्ट भेज दीजिए उदय जी, ललिता जी, अब हमारे टीम से कि नहीं आप ये लिस्ट भेजिए और क्या ज़रूरत है, तो हम लोग लिस्ट भेज देते हैं क्योंकि हमें पता है कि क्या क्या ज़रूरत है। और लिस्ट जाती है, उसमें से ये होता है कि हम 10 चीज़ों की भेजे, उसमें 2 चीज़ों का कोई सपोर्ट किया तो वो भी करते हैं। और ये भी है कि कई हमारे लोग हैं जो ऑनलाइन बच्चों को क्लासेस देते हैं, कई बार लोग ऑफलाइन देते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। अच्छा सर, कितनी अजीब बात है ना कि जब आप उन बच्चों को ट्रैफिकिंग से बचा करके उन्हें एक अच्छी लाइफ दे रहे हो, तब हर डिपार्टमेंट आपको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, मतलब सबकी नजर होती है जी। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, जैसे आपने बोला कि सबकी निगरानी में आप रहते हो सब जी। कुछ। लेकिन जब वो ट्रैफिक हो रहा होता है बच्चा कहीं, अभी भी इस वक्त कोई ना कोई बच्चा बिल्कुल हो रहा हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही होगी, कहीं बिल्कुल ना हो कहीं कहीं ना विमेन कहीं। ट्रैफिकिंग हो रही होगी, एग्जैक्टली। लेकिन उन गैंग्स के ऊपर पुलिस की वो क्लोज निगरानी नहीं होती। हाँ, ये कह सकते हैं, तो ये सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है और संवेदनशीलता जो सेंसिटिविटी है उसकी थोड़ी कमी है कि नहीं, उसको हाथ से निकल जा रहे हैं, या कहिए कई बार ट्रैफिकर्स हमसे ज़्यादा चालाक है, हमारे सिस्टम से को धोखा देने में कामयाब हो जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, सिस्टम है, उसको भी धोखा देने में तैयार हो रहे हैं और निकल जा रहे हैं बच्चों को लेके, महिलाओं को ट्रैफिकिंग करके। हमारे ऊपर निगरानी, और ये मैं मानता हूँ कि सही भी है। हमारे जैसी बहुत सारी संस्थाएं हैं। सरकार अगर ये एकदम से छूट दे देगी तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। क्या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मिला आपको इतने सालों में जो काम तो यही कर रहा है, रेस्क्यू कर रहा है, सब कुछ हेल्प कर रहा है दिखाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर इंटरनली कुछ गलत चल रहा है? सुनने में आया है, हमने देखा नहीं, तो हम ऐसे सुनी सुनाई बातों पे हम नहीं बोल सकते। मतलब मैं मान के चलता हूँ कि 99% लोग अच्छे हैं, तो 1% हो सकता है, हर जगह है, हर क्षेत्र में लोग हैं। हम जब देखे नहीं है तो हम किसी को बोल नहीं सकते। तो हमारा मानना है कि जो अच्छे साथी हैं उनके साथ हम अच्छा करते हैं, अच्छा मान के चलते हैं। पेपर्स में आते हैं, बहुत सारी केसेज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे 1% भी गलती हुई है, गलत हुआ है, होना नहीं चाहिए। हम बच्चों के रखवाले हैं, अगर हम ही गलत करेंगे तो हम कैसे कोई हमारे ऊपर विश्वास करेगा। तो हमारी तो कोशिश यही है कि हम हर बच्चे को अपने बच्चे की तरह से वो करें। और गवर्नमेंट स्कीम इतनी सारी है और बच्चों को लेकर के, विमेन को लेकर के लॉज बने हुए इतने सारे, पॉस्को एक्ट भी है जी। तो इतना कुछ बनाने के बाद भी कहाँ हमारा सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है इसमें? इसकी जानकारी एक तो बहुत लोगों तक नहीं है, तो अवेयरनेस की अभी भी कमी है। मुझे लगता है पॉक्सो एक्ट के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। एक बार आप बताओगे सर, ये पॉस्को एक्ट होता क्या है? एक्ट तो बहुत अच्छा एक्ट आया है, और इसमें यही एक एक्ट ऐसा है कि जो जेंडर फ्री एक्ट है। तो इसमें चाहे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बच्चे के साथ घटना घटे, मेल के साथ घटे, फीमेल के साथ घटे, और बच्चे के साथ घट रहा है, तो ये मान के चलिए कि आज इस बच्चे के साथ घटना घट गई और आपको पता हो गया और आपने पुलिस को सूचना नहीं दिया, तो उसके लिए रिस्पांसिबल आप भी मिलेंगे। मुझे पता हो गया कि इस बच्चे के साथ एब्यूज का केस हुआ है, कोई दुर्घटना घटी है, तो अगर मैं समय रहते 112 या 1098 पे सूचना नहीं दे रहे हैं, पुलिस को सूचना नहीं दे रहे हैं, तो हम रिस्पांसिबल हैं। बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट है लोगों के लिए, और चाहे किसी भी कैटेगरी के बच्चे हों, उनके साथ घटना घटती है, दुर्घटना घटती है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी, उसको तुरंत सूचना देना हमारी आवश्यक जानकारी। क्या होता है सर इस एक्ट में, क्या होता है? बहुत कुछ है, फांसी तक की सजा हो सकती है अगर कोई कल्प्रिट मिलता है, कोई व्यक्ति रिस्पांसिबल मिलता है, और जो रिस्पांसिबल पोजीशन पे है उसके लिए डबल सजा की प्राविधान है। अगर आप इस एक्ट के बारे में जानते हैं और इस तरह के रिस्पांसिबल पोजीशन पे हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन का है, या कोई सरकारी कर्मचारी है, या कोई इस तरह का है, और वो मिलता है इसमें, तो उसमें डबल सजा की प्राविधान है। जैसे अगर किसी विमेन के साथ जबरदस्ती की गई हो, तो क्या वो पॉस्को एक्ट
उस केस में लागू होगा? 18 साल से नीचे की है तब लागू है। 18 साल कंप्लीट हो गया और एक दिन भी कम है तब तो उसके लिए वो लागू उसके ऊपर पॉक्सो का होगा। और अगर वो 18 साल का पूरा होगी तो इस एक्ट में नहीं आएगा। तो हमारे दूसरे कानून हैं, दूसरे कानून के तहत उसमें सजा का वो होगा। अब वो फिर अलग तरह के उसमें जाएगा, लेकिन ये कि अंडर 18 है तो उसके लिए ये जिम्मेदारी है। और ये एरिया कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि हमें यहाँ पे काम करना है? 2 तरह की बातें होती है। एक तो हम अपने तरफ से देखते हैं, पता चलता है कि यहाँ एरिया में इसकी जरूरत है और वहाँ जाना, लोगों से मिलना, बात करना, पहली प्रायोरिटी तो वही होती है। कई बार डोनर खुद भी बोलता है कि अवधेश जी इस एरिया में इसकी जरूरत है, हमें को लगता है कि वहीं पे करेंगे। जैसे लाल पैथ लैब हमें सपोर्ट करता है 2000 टीबी पेशेंट को। अच्छा, क्या सपोर्ट करते हैं? उसमें हम लोग किट देते हैं उनको और अवेयरनेस देते हैं कि आप दवा लो सही समय से, और उसको हॉस्पिटल के साथ डीटीओ जो डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिस है, यूनिट है, उनके साथ कनेक्ट हो, दवा लो। और उस दिन खाने का वो करना है, साफ सफाई का है, वो सब चीज़ें होती है, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर होता है। लेकिन सपोर्ट जो है लाल पैथ लैब फाउंडेशन का है। किट में पीएम ऑफिस ने, पीएमओ ने, एक हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसको बताया है कि इनको ये चीज़ मिलनी चाहिए। तो हमारी कोशिश है कि उसमें अंडे हैं, मूंगफली है, दाल है, चावल है, कुछ 30 दिन के हिसाब से एक व्यक्ति को जो 2-2 किलो, 4 किलो, 30 अंडे दे दिए, तो वो सब किट बना के रखते हैं और वो हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं 2000 टीबी पेशेंट को 6 महीने तक, ताकि उनको उस समय न्यूट्रिशन मिले। दवा थोड़ी हार्ड होती है तो उस हार्ड दवा को थोड़ा कम करने के लिए वो खाएं, रोज उनके लिए दिया जाता है। क्या सबसे वो बड़ा चीज़ है जो आपको इतने टाइम से मोटिवेट रख रही है? मुझे तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होता है कि जब हम ये सोचते हैं कि ये जो बच्चे जहाँ से आई हैं माँ, अगर इनको देखता हूँ तो मुझे लगता है इतने प्यारे बच्चे हैं। जब आप लोग मिलोगे कि मैं जिस दिन नहीं अरेंज हम लोग कर पाएंगे उस दिन बच्चे कहाँ जाएंगे। तो हमें तो रेगुलर उनके लिए अरेंजमेंट करने हैं, व्यवस्था करनी है। केवल बच्चों के रहने खाने से नहीं है ना, स्टाफ है उनके लिए सैलरी की व्यवस्था करनी है। अलग अलग लोगों से मांगना है। बच्चा केवल रख दोगे तो नहीं रहेगा, लेकिन बच्चे को देखभाल करना है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे के स्वास्थ्य की बात है, जांच होनी है, खाना क्या बनना है, खाना बनाने वाले जो हैं उनको, राशन लाने वाले हैं, हर एक का जुड़ाव बना है। तो हर एक चीज़ के ख्याल, ड्राइवर है, गाड़ी है, जो बस हमारा ड्राइवर लेके गाड़ी जाते हैं छोड़ने के लिए तो उसको भी देखना है। 2 ड्राइवर हैं तो दोनों लोग का उनका है, गार्ड है वो भी जुड़ा है, तो सबका एक दूसरे के साथ जुड़ाव है। तो हम लोगों को चिंता ये होती है कि किसी एक ने हाथ खींचा है तो दूसरे का अरेंजमेंट कहाँ से किया जाए। अभी हम तो रेंटेड बिल्डिंग में है तो रेंट बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो हमने अभी 1 बीघा ज़मीन 1000 गज नजफगढ़ में लिया है। उसमें हमारे को सेलेक्ट सिटी वालों ने कुछ सपोर्ट किया है, बाकी कुछ क्राउड फंडिंग के थ्रू हम लोगों ने वो किया। अब उसको बनाने के लिए होगा, अब देखते हैं। अब है तो लैंड एग्रीकल्चर वाली सरकार से लेंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे करके बनवाया जाएगा। तो हम अपने लिए नहीं बनवा रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, भलाई के लिए बना रहे हैं। तो अधिकारी जो उसमें हैं तो कुछ सपोर्ट तो मिलेगा। मोटिवेट तो यही करता है कि आप जिसके लिए काम कर रहे हो उनकी संख्या भी जुड़ रही, वो लोग हैं उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हो, वो हमारा बहुत बड़ा मोटिवेशन है बच्चों का। जब जाते हैं तो बच्चे जब मिलते हैं ना, इतना प्यार से अच्छे लगता है। अब जैसे प्रोजेक्ट कुछ बंद हो रहे हैं तो अब वो स्टाफ परेशान हो गए सुनते ही कि सर कहाँ से क्या होगा। तो अब हम लोगों को तो चिंता ये लगी कहीं कहीं से प्रोजेक्ट आए, क्या होगा। जो 13 साल 14 साल से जो स्टाफ हमारे साथ है, और उस स्टाफ को हम अगर ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो मैं भी कई दिन तक डिस्टर्ब रहा, लेकिन ये कि रास्ते निकलते हैं, लगते हैं उसमें। मोटिवेशन वही मिलता है कि आपको फिर नींद नहीं आने देते हैं। जब आप किसी चीज़ का जुनून बन जाता है ना, तो रात को 12-1 बजे तक भी बैठ के काम करते हैं, दिन भर चलते रहते हैं हम लोग, और पता नहीं चलता है। और उसीलिए मैं स्वस्थ भी हूँ, ठीक हूँ। किसी एक की भी दुआ अगर लग गई, दिल संतुष्टि मिल गई, मैं नहीं कहता हूँ 100% लोगों का होगा, लेकिन एक भी ऐसे नीडी व्यक्ति की दुआ आपको काम कर जाएगी। वो उसके दिल से लगा कि नहीं हाँ इन्होंने हमारे लिए भलाई किया, अच्छा किया ना, तो वो हमारे लिए अचीवमेंट हमारा है। आप सबसे क्या कहना चाहते हो? शिक्षा बहुत जरूरी है, बच्चों को पढ़ाएं, लड़कियों को विशेष करके। बच्चों के शिक्षा के साथ साथ उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करें, बच्चे कहीं अपने से निकलने न पाए। उनको ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, और जब हम आज ख्याल रखेंगे कल आपका ख्याल वो भी रखेंगे। दूसरा, जो लोग इस लायक हैं, कहीं भी ज़रूरतमंद नीडी बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जहाँ कहीं भी हो, ये मैं नहीं कहता कि नहीं स्पीड को ही आप सपोर्ट करें, लेकिन ये कहीं भी आप लगता है तो अपने लेवल पर सपोर्ट कर पाएँ। तो एक ज़िंदगी मिली है हम सबको,
भगवान ने दिया है तो हम लोगों की भलाई में भी लगाएं कुछ, और उस भलाई में ये कह रहे हैं कि जो जहाँ पे है वो वहाँ पे उनको सपोर्ट करे। और ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके सपोर्ट करें, क्योंकि जो समाज में मार्केट में लोगों के दिल में है, तो जांचें परखें, देखें कि कौन से लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनके साथ आप जुड़ें, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए सपोर्ट करें, उनके स्वास्थ्य के लिए करें, बुजुर्गों के लिए करें, तो जिस भी तरह का है वो सपोर्ट करें। बाकी समाज में एक दूसरे का हम सहयोग करना हम सबका दायित्व बनता है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें। यूथ को जहाँ पे स्किल्स की ज़रूरत है उसके लिए हम सपोर्ट करें, जॉब मिले उनको, और हम स्किलिंग पे भी स्पीड काम करता है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो यूथ है उनको हम एम्प्लॉयबिलिटी से जोड़ें। तो हमारा मानना है कि हम जब एम्प्लॉयबिलिटी से जोड़ते हैं तो केवल बच्चे को हम स्किल नहीं दे रहे हैं, उनके इकोनॉमिक लेवल ही नहीं बढ़ा रहे हैं, उससे हम मानते हैं कि सोशल सेक्टर में है तो वो बच्चा जब जॉब पाता है और तो सरकार के साथ टैक्स भी देता है, हमारे देश के उन्नति में भी उसका योगदान होता है। अगर वही बच्चा जॉब नहीं पाएगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो गलत हाथों में जाएगा, गलत काम करेगा, तो परिवार के लिए सरदर्द बनता है, समाज के लिए सरदर्द बनता है, और सरकार के लिए भी सरदर्द बनता है, तो सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग होता है। तो हम तो कहते हैं कि यूथ के साथ भी बड़ा ज़रूरी है, और यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करना कंस्ट्रक्टिव वे में, सकारात्मक रूप से उनको चैनलाइज करना ज़रूरी है, उनको सही दिशा में देना ज़रूरी है। तो आप जिनके साथ हो, जहाँ पे हो, वहाँ पे हम अगर सहयोग सभी लोग करेंगे तो देश के लिए उन्नति होगी, समाज के लिए होगी, ये हम सबका मानना है, और हम लोग इस पे काम करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया और हमने बहुत कुछ सीखा, और आपके एक्सपीरियंस से पता चला कि कैसे किसी को कास्टिज्म के ऊपर जज नहीं करना चाहिए। जीते जागते हमारे सामने एक उदाहरण बैठे हैं, और पिछले 22 साल से इस पिट को उसी मोटिवेशन से चलाना, जो आज जो एनर्जी सर ने इस कॉन्वर्सेशन में दिखाई है, वो पिछले 22 साल से लगातार कर रहे हैं, बिना रुके, बिना थके। एंड सर ने ट्रैफिकिंग को लेकर के बहुत सारी बातें बताई। ये भी कहा कि बीच चौराहे पर अगर तुम्हें कोई ऐसा मिलता है जो कोई फूल दे रहा हो या पेन दे रहा हो या फिर तुमसे कुछ भी मांग रहा हो, उसको वो चीज़ें ना दे, उसको बढ़ावा ना दें। अगर हम वहाँ से उस चीज़ को स्टॉप करेंगे तो हम उसके एंड तक पहुँच पाएंगे। यूथ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर यूथ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो भारत विकास नहीं कर पाएगा। सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपके और भी कोई सवाल सर से होंगे तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम सर के साथ नेक्स्ट टाइम फिर से बात कर सके। और थोड़ा सा समय सर ज़रूर दीजिएगा जी हमें। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मौका देने के लिए स्पीड को, और हमारे सभी दर्शकों के बीच में, आपको अपने दर्शकों के बीच में स्पीड को ले जा रहे हैं, और हमें मौका मिला है हमारी बात रखने के लिए, बच्चों के साथ जो हम काम किए हैं उसके लिए, तो आपके हम आभारी हैं। धन्यवाद कि आपने ये किया है, और हम आशा है कि सबके सहयोग से ही हम काम कर रहे हैं। स्पीड अकेले नहीं कुछ कर सकता, अवधेश अकेले नहीं कर सकता, तो हम सब मिल के काम कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारे हमारे डोनर्स हैं जिनका सहयोग है, और विश्वास हमारे ऊपर है। उस विश्वास को हम बनाए रखते हैं और कोशिश करेंगे कि आगे बनाए रखें। हम काम करेंगे मिलके सबके सहयोग के साथ। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आज आपने शेयर किया है, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये जिंदगियां थी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आज जो हमने सुना वो कहीं दूर की कहानी नहीं है, ये यही हो रहा है हमारे आसपास। और शायद हम कुछ बड़ा ना कर पाए, लेकिन इग्नोर ना करना भी एक शुरुआत होती है। अगर ये बातचीत आपके साथ रही तो शायद इसी से कुछ बदलना शुरू होगा। मैं हूँ वैदेही, ये था सोशल बातचीत। मिलते हैं अगली बार।